सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 8, एक छोटा सा डायनामाइट टाइप चैप्टर। छोटा है लेकिन यार डायनामाइट है। छोटा पैकेट बड़ा दिमाग के चैप्टर के लिए परफेक्टली सूट होता है। सबसे छोटा चैप्टर है ये आपका, और इसके अंदर सच बताऊं इसकी वेटेज, इसकी और चैप्टर नंबर 7 की वेटेज 20 मार्क्स की आती है। 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और चैप्टर की देखा जाए मिनिमम वेटेज कम से कम 10 से 12 नंबर के रहने वाले बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। मैंने वहां पे आपको क्या सिखाया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उसी कहानी को एक बार वापस दोहरा लूं मैं, ताकि आप लोगों को इसका 3 इडियट स्टाइल के अंदर मीनिंग पता चल जाए। 3 इडियट स्टाइल पता है ना? अरे सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, सीधा सीधा हम इस चैप्टर का सबसे पहले मतलब समझते हैं। पहले कहानी सुन ले। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करती है? चीजों को ऑर्गेनाइज करती है। जो चीजों को ऑर्गेनाइज करती है बाहर से क्या लेके आती है? वो स्टाफ लेके आती है। स्टाफ क्यों लेके आती है? ताकि हम उसे डायरेक्ट कर सके कि काम कैसे करना है। और लास्ट के अंदर क्या करते हैं? हमने उन्हें काम बता दिया कि काम क्या करना है। लास्ट में हम क्या देखते हैं कि वो काम कर कैसे रहे हैं, काम कर कैसे रहे हैं, हमें को चेक करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। एक इन शॉर्ट अगर मैं सीधा साधा 3 इडियट स्टाइल के अंदर बोलूं कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करना कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो। आपकी परफॉर्मेंस चेक करना कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके अंदर। जैसे कि मान लेता है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। आपका कौन सा एग्जामिनेशन है? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। आपने सोचा कि यार मुझे है ना, मैंने पीवाईक्यूज करना है। मुझे क्या करना है? मुझे पीवाईक्यूज करने हैं। मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बाद मुझे पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। इसके अलावा मुझे सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर ये सारी चीजें करनी है मेरा हाफ ईयर एग्जामिनेशन के अंदर। आपने सोचा कि मैं सारी चीजें करता हूं। आपने इसमें से पीवाईक्यूज तो कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए, सैंपल पेपर्स नहीं किए। आपने सोचा था कि यार मैं ना 70 अबव स्कोर करूंगा, 70 प्लस। मैं कितना स्कोर करूंगा? 70 प्लस। ये आपने क्या किया? आपने आपको टारगेट दे दिया कि भाई मैं कितना स्कोर करूंगा, 70 प्लस। रिजल्ट आया, आपके आए 45 आउट ऑफ 80। भैया क्या सोचा था? 70 सोचे थे, 45 आए। आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? बेटा तूने कमी कहां रहेगी, तुझसे गलती कैसे होगी कि तू 70 सोच के तेरे 45 आ गए। पहले पेरेंट्स नहीं पूछेंगे, पेरेंट्स मुझे पता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अच्छे मतलब उस 1% पेरेंट्स के अंदर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स क्या पूछेंगे? बेटा गलती कहां से रहेगी? वरना तो आपको भी पता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको भी पता है कि झाड़ू कहां रखी होती है, बेल्ट कहां रखी होती है। तो 45 मार्क्स आ गए, ठीक है आपके। तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे बेटा कमी कहां रहेगी? आप क्या कहोगे? पापा मैंने है ना पीवाईक्यूज कर लेते, एमसीक्यूज कर लेते, सैंपल पेपर नहीं करे। फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। क्या आपसे क्या होता है? अगर आपसे नॉर्मली कोई गलती हो जाती है तो आपके पेरेंट्स क्या पूछते हैं कि बेटा तुमसे गलती हुई क्यों? ये सब चीजें पूछते हैं। सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या जानना चाहते हैं? गलती हुई क्यों। एक ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे पहले क्या जानना चाहती है कि बॉस गलती हुई है, होगी कोई बात नहीं, हुई क्यों? रीजन पता चले ना कि बहुत अगर आपसे गलती हुई है तो इस गलती का रीजन क्या है। उसके बाद क्या होता है? अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? भैया गलती हो गई, अब इससे आप क्या करें, तो जीवन बर्बाद है। या ऐसे कहते हैं गलती हो गया कोई बात नहीं, अब उस गलती के अंदर सुधार करो। उस गलती के अंदर क्या करो? सुधार करो। यही है कंट्रोलिंग के अंदर, यानी कि कंट्रोलिंग का अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कंट्रोलिंग के बारे में, क्या बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। आपकी प्लान एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी? 45 थी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपकी प्लान परफॉर्मेंस कितनी थी? 70 थी। ओके, कंपेयरिंग, कंपेयर करना क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। इफ देयर इज एनी डेविएशन, देखो तीन केस बन जाते हैं। 70 का टारगेट लिया, 70 आ गए। 70 का टारगेट लिया, 75 आ गए। दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 70 आए, खुश हूं बहुत। 75 है, बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन अगर कम आए तो यहां पे दिक्कत आ जाती है। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं? कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब कोई कमी बेसी रह गई है। इसके अंदर कितने की कमी बेसी रहेगी? इसके अंदर सर कमी रहेगी हमारे पास 25 नंबरों की। हमारे पास क्या रहेगी? कमी रहेगी। कितने नंबरों की? 25 नंबर कम है हमारे। देन फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। फिर उसके बाद क्या? गलती हो गई तो पहले क्या पूछते हैं कि बहुत गलती हुई तो हुई क्यों? सर मैंने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए थे, मैंने सैंपल पेपर्स को सॉल्व नहीं किया था। फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। उसके बाद क्या हुआ? आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? बेटा गलती हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलती होगी, तो अब क्या होता है कि बस अब बस माथा पकड़ के बैठे कि भाई अब जिंदगी होगी समाप्त। तो अब उसके बाद क्या होता है? जिंदगी होगी समाप्त। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या होता है कि कोई बात नहीं यार, गलती हुई है तो अब हम क्या करेंगे? मेहनत करके अपनी गलती को सुधारेंगे। तो सारे पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि गलती होगी कोई बात नहीं, अब उस गलती को आप सुधार लो। तो उसके बाद क्या होता है?
आपकी गलती को माफ हो जाती, कहते हैं ना गलती कर तो ली उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती को सुधारना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट द फ्यूचर प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस मीट ईच अदर, ताकि आप अपनी गलती को सुधारो और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको एग्जांपल के साथ रिलेट करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। वापस थोड़ा रिलेटेबल वे के अंदर समझाता हूं मैं इसे वापस। देखिए 70 मार्क्स आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, 45 मार्क्स क्या थी आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस थी। कंपेयर करना 45 मार्क्स को 75 मार्क्स का डेविएशन है 25 नंबर की। उसके बाद क्या हुआ, रीजन और डेविएशन, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए थे। अब क्या करूंगा, और मेहनत करूंगा। क्यों करूंगा, टेकिंग करेक्टिव मेजर, क्या मेहनत किया, और मेहनत करूंगा और सैंपल पेपर्स करूंगा। इससे क्या होगा, आपकी जो फाइनल गोल है कि मुझे इतने नंबर चाहिए थे, 70 प्लस मार्क्स चाहिए थे, वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहते हैं यार चैप्टर कर रहे हो, कोई चैप्टर कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चैप्टर का सबसे पहले मतलब देखो है, रट्टाफिकेशन मत मारो। क्योंकि रट्टाफिकेशन देखा होगा अपने 3 इडियट्स का, बहुत फेमस डायलॉग है कि ये एक साल तो निकाल लोगे, लेकिन आने वाले जो साल होंगे उसमें जिंदगी आपके साथ क्या कुछ करेगा आपको खुद को नहीं पता। तो रट्टाफिकेशन नहीं, सबसे पहले चीजों को समझने स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी वीडियो मेरी लंबी बनती है, मुझे पता है मेरी वीडियोस लंबी बनती है, और काफी ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ही 10-1 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट समझाते हैं, लेकिन मैं हमेशा डिटेल वे के अंदर समझाता हूँ। कि मेरा नया नया चैनल है, देखो मैं अपना 110% देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्लीज अपना नाम और अपना जो सिटी है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। मेरे ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी उसी स्टाइल के अंदर पढ़ाऊंगा। बस आप आइए हमारी टीम के साथ जुड़िए, एएमआई परिवार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। तो ये तो था कंट्रोलिंग का मतलब। अब बारी है कंट्रोलिंग के ही आगे वाले पार्ट्स को करने की। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का मतलब तो समझ लिया, अब बारी इसी चैप्टर के फीचर्स को करने की। कंट्रोलिंग के फीचर्स एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, और 4 ही फीचर्स है। लेकिन एक चीज बताऊं, फीचर्स 4 ही हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर फीचर्स कंट्रोलिंग में पूछे जाते हैं। जनरली कह रहा हूँ, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इस चैप्टर के अंदर मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर है छोटा, लेकिन इस चैप्टर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो पूछा ना जाता हो। इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की पूछी जाती है, फीचर्स इस चैप्टर के पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप, प्रोसेस, सारी चीजें इस चैप्टर के पूछे जाती है। काफी बार होता है इस चैप्टर के अंदर हम बता देते हैं कि चैप्टर के अंदर पार्ट जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन इस चैप्टर का हर एक पार्ट, इस चैप्टर की खासियत है, मैंने कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि इस चैप्टर का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की। अब मैं जब भी फीचर्स का नाम लेता हूँ ना, मैंने अपने हर एक वीडियो के अंदर मैंने कहा फीचर्स के अंदर हमारे त्रिदेव होते हैं। हमारे फीचर्स के अंदर क्या होता है, हमारे त्रिदेव होते हैं। हमारे त्रिदेव कौन से, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे बिजनेस के अंदर हमारे त्रिदेव कौन से, हमारे पास गोल ओरिएंटेड फंक्शन, परवेजिव और कॉन्टिन्यूस। ये 3 हमारे त्रिदेव ये हर जगह ही मिलेंगे। और फीचर्स का क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आता है, जनरली 4 मार्क्स मैक्सिमम है। 3 से 4 नंबर के अंदर आता है, और 3 से 4 नंबर के अंदर 3 पॉइंट तो हर एक चैप्टर के अंदर कॉमन है, गोल ओरिएंटेड, परवेजिव, कॉन्टिन्यूस। तो हर एक जगह अलग अलग जगह माथा मारने की कोई जरूरत है नहीं सर। 3 को देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, यूपीएससी के टॉपर्स भी ये कहते हैं मटेरियल थोड़ा रखो, लेकिन उसे रिवाइज अच्छा करो। मटेरियल थोड़ा करो, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट, हर एक चैप्टर के फीचर्स करीबन 10 मतलब 7 से 8 फीचर्स है। 12 के हिसाब से भी देखें, अगर 7 चैप्टर के अंदर करीबन 80 से 90 आपके हेडिंग्स बन जाते हैं। 80 से 90 हेडिंग्स याद करोगे क्या, नहीं। 3 है यार फीचर, 3 नंबर से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है अपने को। तो सबसे पहले फीचर्स आता है हमारे पास इसके अंदर गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन, जैसे आप अब एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जैसे एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम रख देते हैं हम फुकरा इंसान। ओके, बिग बॉस ओटीटी। फुकरा इंसान, ठीक है। हमारा जो फुकरा इंसान भाई है, ओके, हमारे फुकरा इंसान भाई, ये हमारे एक मान लेते हैं हम। इन्होंने कहा है कि यार मुझे ना ये एमसीक्यू ये मान लेते, अभी क्लास 12 के अंदर है, ठीक है। हमारे फुकरा इंसान भाई ये भी क्लास 12 के अंदर है, ओटीटी के अंदर जाने से पहले क्लास 12 करके गए थे। तो ये हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने अपने मन में पता है क्या किया, इन्होंने कहा यार अभी जून का महीना चल रहा है, मुझे जून के महीने में है ना 3000 एमसीक्यूज पूरे करने हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे 3000 एमसीक्यूज पूरे करने हैं। और दिन के हिसाब से देखा जाए, अगर 30 के हिसाब से, तो मुझे 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे करने हैं। मुझे क्या करना है, 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर मुझे करना है। किसे करना है, हमारे फुकरा भाई को। ओके, तब देखो उन्होंने क्या किया, उनका गोल था, ये स्टैंडर्ड था क्या कि 3000 एमसीक्यूज करने हैं, मतलब 100 एमसीक्यूज मुझे डेली बेसिस पे करने हैं। अब एक चीज बताओ, वो पहले दिन 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हो गया। दूसरे दिन 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरे दिन थोड़ी डेविएशन है, रीजन फाइंड आउट किया, करेक्ट किया, तीसरे दिन भी 100 क्वेश्चन हुए। ऐसे करते करते जब उन्होंने पूरे 30 दिनों के अंदर 100 क्वेश्चन कर लिए, क्या उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गया। इसके अंदर में ये कहता है गोल ओरिएंटेड फंक्शन के अंदर इट मेक्स एवरीवन फॉलो द प्लान। फुकरा इंसान ने क्या किया, फुकरा भाई ने, सॉरी,
फुकरा भाई ने क्या किया, अपने प्लान्स को क्या किया, फॉलो किया कि भाई मुझे अगर दिन के आज एमसीक्यू 800 एमसीक्यूज करने, 800 एमसीक्यूज करने, 800 एमसीक्यूज करने, डेली टारगेट्स क्या किया, अचीव किए। इट मेक्स एवरीवन फॉलो द प्लान एंड व्हेन वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान, जब उन्होंने प्लान बनाया कि मुझे 100 एमसीक्यूज डेली करने हैं, 100 एमसीक्यूज डेली करने, आज भी कर लिया, कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, ऐसे मैंने एक पूरे महीना कर लिया, क्या उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 3000 एमसीक्यूज का पूरा हो गया? हाँ जी सर। And when work is accomplished as per the plan, it lead to achievement of organization goal. Achievement होगी ना, 3000 MCQs कर ले, क्यों डेली बेसिस मैंने कितने MCQs करे, 100 MCQs करे, तो क्या इससे मैं गोल ओरिएंटेड फंक्शन हो गया ये? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि हमारा गोल क्या हो गया, इससे हम मदद कर मिली हमेशा अपने गोल को पूरा करने की। ओके, वोट फुकरा भाई। ओके, फुकरा इंसान के लिए वोट कीजिएगा। ओके, चलो हम अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन, यानी कि मैं कहूं दूसरे हमारे त्रिदेव कौन से हैं? परवेजिव। हमारे बिजनेस के दूसरे त्रिदेव का क्या नाम है? परवेजिव। परवेजिव के अंदर क्या कहते हैं यार? एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर एक जगह लगते हैं। एक चीज बताओ, क्या बिजनेस कंट्रोलिंग करता है कि हाँ, जैसे मैंने आज आपको, जैसे हमने आपको टारगेट दिया कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, आपने 80 बना दी, हम क्या कहेंगे सर 20 यूनिट्स का क्या है यहाँ पे, 20 यूनिट्स की डेविएशन है सर, 20 यूनिट्स आपने डेविएशन है आपकी। क्यों डेविएशन हुई सर? मशीनरी खराब हो गई थी, शादी ब्याह का मामला आ गया था, मान लेते हैं मशीन खराब हो गई थी सर, मशीन जो थी, मशीन को इमोशनल डैमेज हो चुका था सर। कैसा इमोशनल डैमेज मिल चुका था हमारी मशीन को? क्या मिल चुका था? इमोशनल डैमेज। हमारी मशीन को इमोशनल डैमेज हो गया था सर। एक काम कर, फिर बॉस क्या कहेगा, चलो यार मशीन से ही करवा देता हूँ। आपने देखा मशीन से ही होगी, बंदा वापस परफॉर्मेंस पे, कंट्रोलिंग यहाँ पे लगी। ये तो होगा केस एग्जांपल नंबर 1। एक चीज बताओ, बिजनेस के अंदर लग रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, क्या आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग लगता है? हाँ जी सर। वापस हम आ जाते हैं हमारे फुकरा भाई के ऊपर। फुकरा भाई ने क्या कहा, 3000 एमसीक्यूज करूंगा मैं, ठीक है, जून के महीने के अंदर क्या करूंगा, 3000 एमसीक्यूज करूंगा। डेली बेसिस पे कितने एमसीक्यूज करूंगा? 100 एमसीक्यूज करूंगा। 30 दिन है, 30 दिन के अंदर 100 एमसीक्यूज के हिसाब से क्या मेरा 30,000 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। क्या यहाँ पे देखा जाए यूट्यूब की दुनिया, यानी कि पढ़ाई की दुनिया के अंदर भी देखा जाए, पढ़ाई में भी हुआ, बिजनेस की दुनिया के अंदर भी हुआ, यानी कि ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड है या फिर हर जगह लिमिटेड है? सिर्फ बिजनेस पे लिमिटेड है या हर जगह एप्लीकेबल है? तो हम कहते हैं कि बॉस जो आपका बिजनेस कंट्रोलिंग फंक्शन है हर जगह होता है। आप भी कंट्रोलिंग करते हो, आप भी एग्जामिनेशन से पहले क्या करते हो, मेरा डेली टारगेट है आज क्या, मैंने अपने डेली टारगेट को अचीव किया। ये आपके वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, आपकी वर्ड्स है, क्या मैंने अपने डेली टारगेट को अचीव किया। कंट्रोलिंग एवरीवेयर, आपकी जगह भी है, मेरी जगह भी है। परवेजिव के अंदर कहते हैं रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल द लेवल्स, हर एक लेवल के अंदर रिक्वायर्ड होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड होता है। ऑल मैनेजर कंपेयर देयर डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, हर कोई मैनेजर कंपेयर करता है अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। तो ये जो था आपका पूरा का पूरा परवेजिव। आई होप आपको परवेजिव का कंसेप्ट समझ में आ चुका कि हम परवेजिव किसकी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास इसके अंदर, कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। एक चीज बताओ, ठीक है, अब मैं आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे गलती हुई एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले एग्जामिनेशन का कहा था, अब थोड़ा आपको लिख के बता देता हूं। चली हवा मस्तानी है, आदि पुरुष कितने लोगों ने देखी है, ये बताओ आप मुझे। आदि पुरुष वैसे देखी होगी सबने, कैसी लगी जरा बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं ना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। पहले आई एम आल्सो यूट्यूबर राइट नाउ, बट फिर भी बोलने के अंदर अच्छा लगता है, पता चलो क्यों बोलते थे। पहले मैं भी देखता था, दबा के ठोक दीजिए, लाइक लगा के ठोक दीजिए, मजा आता है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, कमेंट सेक्शन के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसी लाइन्स होती है ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है जैसे होता है ना हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब बटन, तो उसे भी दबा दीजिए। चलो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्या कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, 40 नंबर 70 नंबर एक्सपेक्ट किए थे, आए 45 मार्क्स, आए कितने? 45 मार्क्स, ठीक है। अब आपने, आपका प्री बोर्ड हुआ, आपने उसके अंदर तो करेक्ट कर लिया, आपको डेविएशन मिल गई, सर सैंपल पेपर नहीं कहते, डेविएशन करेक्ट होगी। अब एक चीज बताओ कि डेविएशन तो आपने कर दी करेक्ट, डेविएशन तो आपने कर दी करेक्ट होगी सर, डेविएशन जी सही कर दिया, वापस ट्रैक पे आ गया। अब कोई गारंटी क्या वापस ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे? संजू मूवी देखी है, रणबीर कपूर एक बार सही हो गया था, हमारे मतलब संजय बाबा एक बार ही सही हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, एक बार वापस बैड इन्फ्लुएंस के अंदर चले गए थे। सही होके जरूरी नहीं है कि अगर आप सही हो गए तो आप हमेशा के लिए सही हो जाओगे, नहीं बॉस, आपका क्या होगा, आप वापस, हो सकता है चांसेस है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप वापस डेविएट हो जाओ। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस कहते हैं बॉस, एक बार मैंने अपना अचीव कर लिया, जैसे हमने हमारे फुकरा भाई थे 3000 एमसीक्यूज करने की बात करी थी हमने फुकरा भाई से, दिन के 100, आज उन्होंने 90 किए, आज उन्होंने क्या किए, 90 किए, 10 की डेविएशन थी, पता चल गया 10 एमसीक्यूज करे, पूरा कर लिया डेली टारगेट।
तो क्या होगा, कल भी अगर उन्होंने 100 MCQs का टारगेट करके 80 का टारगेट लिया था, क्या कल नहीं करेंगे? करेंगे सर, जब तक उनका अचीव नहीं हो जाता तब तक वो करेंगे। यानी कंट्रोलिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सर, बार बार करेंगे जब तक हमारा अचीव नहीं हो जाता ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब एक चीज बताओ सर, क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के बाद कंट्रोलिंग फंक्शन खत्म? मैंने कहा नहीं, आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन गोल खड़ा ही है। पता है क्या, एक दरवाजा है ना, ये दरवाजा खुलते हैं ना, दूसरा दरवाजा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल अपने अचीव किया। एक चीज बताओ यार, अब आपने क्लास 11th करी, उसके बाद क्लास 12th के अंदर जाने का वेट किया? नहीं सर, क्लास 11th खत्म, रिजल्ट आया, क्लास 12th के अंदर बता रहे, क्लास 12th खत्म नहीं, कॉलेज के अंदर बता रहे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बता रहे। रुके कहाँ? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक जगह खत्म होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे चिपका होता है, ये खत्म हुआ तो यहाँ पे ये खड़ा है। यहाँ पे आपको पता है कि आपको भी पता है मुझे लाइफ के अंदर क्या क्या करना है, डायरेक्शन पता है आपको। तब पर कॉन्टिन्यूस के अंदर कहते हैं कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। हमारे फुकरा भाई ने एक बारी तो कर लिया कि बहुत, एक बारी तो हमने 100 MCQs जो थे हमने पूरे कर लिए, क्या कल नहीं करेंगे? कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तरसों भी करेंगे, रोज करते जाएंगे। इट इज परफॉर्म्ड ऑल द टाइम so that every activity work and function is done according to the plan, ताकि आपका हर एक एक्टिविटी, क्यों आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपकी सारी एक्टिविटी बेसिस पे होंगे, जब आपकी सारी एक्टिविटीज एकदम करेक्ट सीक्वेंस में होंगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका गोल ओरिएंटेड फंक्शन यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट इंपॉर्टेंस के, लास्ट फीचर के ऊपर। और ये फीचर जो है ना, एक चीज बताऊं, एक और टॉपिक के अंदर सेम लाइन नहीं बताऊंगा, इसलिए अभी अच्छे से समझ लो, बात दूसरे जब वो वापस आएगा ना फीचर, तब ये पॉइंट, तब उस टाइम हमको थोड़ी आसानी होगी। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब पहले बता देता हूँ, बैकवर्ड लुकिंग का मतलब कि कंट्रोलिंग जो है ना, अपने पीछे भी देखता है कि अच्छा मैंने पहले क्या क्या कर चुका हूँ, आगे भी देखता है मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। वापस सुनना, मैं क्या क्या कर चुका हूँ, पीछे देखता है कि अच्छा मैं क्या क्या कर चुका हूँ, आगे देखता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ओके, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है कंट्रोलिंग। अब बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से होता है, आपने आपके एग्जामिनेशन के अंदर कभी आपके टीचर ने बात बोली होगी, आपके क्लास टेस्ट होते होंगे, जैसे मान लेते आपका 20 नंबर का क्लास टेस्ट था, ठीक है, आपके पहले टेस्ट के अंदर 18 नंबर आए थे, ठीक है, दूसरे टेस्ट के अंदर आपके 19 है, तीसरे टेस्ट के अंदर आपके 15 नंबर है। आपके टीचर्स क्या कहेंगे, आपने पहले वाले टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया था, इस टेस्ट में क्या हो गया। क्या एक चीज बोलूं कि उन्होंने आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 15 नंबर को आपकी स्टैंडर्ड या फिर आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया था। हाँ जी सर। डेविएशन देखी थी, हाँ जी सर, तभी तो बोले मैम ने डेविएशन देखी थी। क्या हो गया, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी, हो तो क्या, अब उसे सुधार कैसे करें, इंप्रूवमेंट करके कंट्रोलिंग फंक्शन ही हुआ यहाँ पे। बैकवर्ड लुकिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर लुक बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस to find previous performance report to find out the deviation from the standards। मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि बॉस तुम्हें 900 यूनिट्स बनाने, तुम्हें कितने यूनिट्स बनाने हैं, तुम्हें 900 यूनिट्स बनानी है। भाई ने 850 बनाई। मैंने कहा कि भाई पिछली बार तो तूने बना दी थी 900, इस बार तू 850 पे क्यों अटका हुआ है। Previous year performance 900 boxes was completed, but this year 850 box target is completed. Then manager will find out the reason of deviation की बॉस पिछले बार तो तूने इतने नंबर लेके आया था, इस बार इतने क्यों, पिछले बार 20 में से 20 लेके आया था, इस बार 20 में से 15 क्यों। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर किया, रीजन निकाला और उस रीजन को करेक्ट किया ताकि गाड़ी ट्रैक पे आ जाए। तो ये तो था आपका बैकवर्ड लुकिंग इस साइड। अब आ जाता हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। आज की वीडियो का भी लास्ट पॉइंट है, कौन सा हमारे पास, फॉरवर्ड लुकिंग। अब क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखना है। चीज बताओ, आप कंट्रोलिंग करते हो, क्यों करते हो। आपने कहा कि सर मैंने है ना, जैसे हमने कहा कि मैंने, मेरी गलती होगी, मैंने 70 की जगह 45 मार्क्स आ गए, मेरी गलती है, ठीक है, हम मानते हैं गलती आपकी, ठीक है, आपसे गलती होगी। अब उस गलती को हम पहचान क्यों रहे यार, गलती होगी तो होगी, हम उसे पहचान क्यों नहीं। सर हम गलती को इसलिए पहचान रहे ताकि हम फ्यूचर के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। यानी कि मैं कहूं कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ कंपेयरिंग नहीं होता। मैंने कंट्रोलिंग की पूरी बात सुना, कंपेयरिंग करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। डेविएशन हो तो उसके बाद वाली लाइन, काफी बार क्या होता है हम सिर्फ डेविएशन तक ही समझ लेते हैं, नहीं, डेविएशन हो तो उसके बाद क्या है, फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन की, बहुत गलती हुई तो हुई क्यों, और रीजन फाइंड आउट कर लो। उसके बाद क्या, बहुत गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गलती हुई है, इंसान से होती है गलती, उस गलती को सही करना ताकि गाड़ी ट्रैक पे आ जाए, ताकि गाड़ी ट्रैक पे आ जाए। कंट्रोलिंग इट does not end by comparing the actual performance with the planned performance, but also finding out the reason of deviation so that it does not occur in future, ताकि फ्यूचर के अंदर अकर ना हो हमारी गलती वापस। और इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट इसका ये भी है जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, वैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। क्योंकि डेविएशन है, आपको पता चल गया कि बस 45 मार्क्स थे, 70 मार्क्स था, क्या हुआ, डेविएशन है, आपने मेहनत करी, आपने क्या किया, अचीव कर लिया टारगेट। अब आप मेहनत क्यों करो, ताकि फ्यूचर के अंदर आपका टारगेट क्या हो सके, अचीव हो सके।
तो ये तो थे आपके फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज हमने फीचर्स देख लिया, आज हमने कंट्रोलिंग का मतलब देखा। हम क्या कर चुके हैं सर, कंट्रोलिंग के फीचर्स हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब बारी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखने का। इंपॉर्टेंस बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की, और बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे। और आज एक काम करो, आज एक कहानी चलाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। एक कहानी शुरू करें आपके सामने। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बेसिस पे मैं आपको 6 की 6 इंपॉर्टेंस को समझा दूंगा। तो मतलब एक सिंगल एग्जांपल के अंदर हम 6 की 6 इंपॉर्टेंस कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। हमेशा ये चीज का ध्यान रखो, भटकाओ मत रखो यार, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर नहीं। काम करो, लिमिटेड करो, काम करो, लिमिटेड मटेरियल रखो अपने पास, लेकिन उस लिमिटेड मटेरियल के अंदर अपना 100% दो। अगर एक चीज सोचो, आप 50 जगह माथा मारो, अच्छा इसमें माथा, इसमें माथा मारो, पता नहीं कहाँ सक्सेस। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सक्सेस में काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका वो जो प्रोग्राम प्रोसेस है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से 6 की 6 इंपॉर्टेंस समझा दूंगा। और कंट्रोलिंग यही होता है यार। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ। चलो हम आपके और मेरी एक इंडस्ट्री खोलते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम रख देते हैं हम AMI इंडस्ट्री। क्या नाम रख देते हैं हम उस इंडस्ट्री का? AMI इंडस्ट्री। किसी बच्चे की आवाज आई? कोई बच्चे का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, ठीक है। AMI इंडस्ट्रीज, ठीक है। AMI इंडस्ट्रीज नाम करके हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे AMI इंडस्ट्री का मालिक कौन? मैं। AMI इंडस्ट्रीज का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ AMI इंडस्ट्रीज का ओनर। तो ये हूँ मैं। हम अपने मेरा नाम लिख देते हैं रज्जू भाई। कौन से? रज्जू भाई। हमारे रज्जू भाई हैं AMI इंडस्ट्रीज के मालिक। इनके पास 4 एम्प्लॉयज इनके काम करते हैं। वो 4 एम्प्लॉयज कौन कौन से इनके, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमारे ये नंबर 1, फिर हमारा आ जाता है नंबर 2। सारे मुस्कुरा रहे, मतलब मैं अच्छी सैलरी देता हूँ सबको, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नंबर 3, और एक नंबर 4 भी ले लेते हैं हम अपने पास, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है नंबर 4, ठीक है। इनके नाम पे रखेंगे, पहले एक नाम रख देते हैं। इनका नाम रख देते हैं हम वरुण धवन, ओके। वरुण, विकी, राजकुमार, कुमार, और लास्ट में रख देते हैं रण और ईर। यहाँ पे आप बी लगा दो या बी लगा दो, आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। रणबीर और रणवीर दोनों है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि चॉइस तो दोनों की सेम है। तो अब देखते हैं हमारे पास AMI इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास रज्जू भाई यानी कि मैं, मेरी इंडस्ट्री के अंदर वरुण काम करता है, विकी काम करता है, राजकुमार काम करता है, और रणबीर और रणवीर दोनों काम करते हैं, ठीक है। मेरी इंडस्ट्रीज है। अब जून का महीना चल रहा है, ठीक है। किसका महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है सर। किसका महीना चल रहा है सर? जून का महीना चल रहा है। 700 नोट करते रहना, ठीक है। जून का महीना चल रहा है। मैंने मेरे एम्प्लॉय से कहा कि बॉस देखो, इस बार है ना, इस साल इस महीने जून के इस महीने में है ना, मुझे 12,000 यूनिट्स चाहिए। 12,000 यूनिट्स चाहिए किसी भी तरीके से। 12,000 यूनिट ऑफ बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। मुझे 12,000 यूनिट ऑफ बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं चलो ठीक है सर। कहते 4 जने हैं। अब मैं क्या करूंगा? मुझे 12,000 यूनिट चाहिए, मेरी कंपनी के अंदर 4 जने काम कर रहे हैं। मैं क्या कहूंगा? भाई वरुण 3 तू बना 3,000। मैं विकी से कहूंगा विकी 3,000 ही तू बना दे। मैं राजकुमार से कहूंगा राजकुमार 3,000 आप बना दो। रणबीर और रणवीर से भी कहूंगा कि भाई तुम लोग क्या बना दो, 3,000 यूनिट्स बना दो। मैंने क्या किया, मेरे 12,000 के टारगेट को मैंने ऐसे कर दिया। अब जून का महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है जून का महीना। तो अगर देखा जाए इन्हें पर डे कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी? पर डे इन्हें यूनिट 100 यूनिट्स बनानी पड़ेगी हर दिन। कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी? 100 यूनिट्स बनानी पड़ेगी सर। यानी कि हर दिन के इनका कितना काम धंधा है सर? हमें हर दिन के अंदर 100 यूनिट्स बनाएंगे। 30 दिन रोज 100 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है 30,000। जब इन सबके टारगेट कंप्लीट होंगे तो इसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इनके एक और चीज कह दी कि बॉस तुम्हें ऐसे 3,000 यूनिट्स बनाने पूरे महीने के अंदर, 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। और मैंने एक और चीज कह दी उन लोगों को, बिजनेस के अंदर ऐसा थोड़ी ना बॉस तुम्हें इतने यूनिट्स बनाने हैं, भैया बजट नहीं दोगे वरना वो तो अंधाधुंध खर्चा करेगा, आप डूब जाओगे। क्या करोगे? उन्हें बताओगे कि बॉस अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो ना, कि तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, तो इन 100 यूनिट्स का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, जो 100 यूनिट्स का जो एक्सपेंस है पर डे का, वो आपका 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं AMI इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, रज्जू भाई है मेरा नाम, रज्जू भाई, ओके। मैंने कहा अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे 12,000 यूनिट्स चाहिए। मंथ चल रहा है जून का, 30 दिनों का महीना होता है। हमारे पास वरुण है, विकी है, राजकुमार है, रणवीर एज पर योर चॉइस है। 3,000 यूनिट्स इन्हें पूरे महीने में बनानी है, यानी कि 100 यूनिट्स इन्हें पर डे बनानी है। 100 यूनिट्स इन्हें पर डे बनानी है। और जो इन्हें पर डे का एक्सपेंस है, इन्हें 100,000 रुपए से ज्यादा ये लोग खर्च नहीं करेंगे। 1,000 रुपए से ज्यादा ये लोग खर्च नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ गई? अब एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंस है ना, यूं सारी निपट जाएगी। क्यों? पहली बार में बची नहीं थी, कोई बात नहीं,
हो जाती है गलती, ठीक है, काफी बार होता है कि चुटकी नहीं बचती। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम सबसे पहले हम आज हमारा टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कहानी याद रखना है, ठीक है, इसी कहानी में, एक कहानी में सारी चीजें समझा दूंगा मैं, एक कहानी के अंदर अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ लिखने का मटेरियल, अगर लिखने का स्टाइल जानना है ना, इसी चैनल पे मिलेगा। बाकी चैनल पे आपको सिर्फ ये समझा दिया जाएगा हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल में क्या क्या होता है। एग्जाम में अब ह्यूमन माइंड है यार, दिन के आपको पता है 10,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, 10,000 से ज्यादा थॉट्स। अब आप सोचो, आपने 30-10 मिनट की वीडियो देखा, आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स आए होंगे, कितने सारे थॉट्स आए होंगे। एग्जामिनेशन आ गया, बॉस आप कहोगे सर ये तो बढ़िया, हमारे पास इतने सारे थॉट्स हैं। मैंने कहा बॉस 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, अनलिमिटेड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। इनके अंदर एक और चीज होती है, इसमें एक वर्ड आता है, वर्ड लिमिट। इसके अंदर क्या आता है, वर्ड लिमिट नाम का एक वर्ड आता है कि बॉस वर्ड लिमिट इतनी है। हमारे दिमाग में इतने सारे आएंगे। और काफी बार आपने भी देखा होगा, सर हम है ना 1-2 लाइनें तो अच्छी लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ी नॉर्मल लाइनों में हम लास्ट में जाते जाते ना हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया लाइनें चेक करते हैं, लेकिन लाइनें लिखते हैं लेकिन वो चेक ही नहीं होती। मैंने पता है क्यों, अगर मान लेते हैं आप एक थोड़ा से एक नई स्क्रीन ले लेता हूं मैं, ओके, यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपका जो आंसर है ना, वो लेंथ इतनी बड़ी है उसकी, ठीक है, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा आपने आंसर लिखा है, ठीक है। आंसर था 1 नंबर का, ठीक है, आपने 1 नंबर के आंसर के अंदर पूरी सीट भर दी। एग्जामिनर पता क्या करेगा, पहले की 2 से 3 लाइनें पढ़ेगा, यहां से यहां तक वो एक वर्ड लिखेगा, पता क्या, ओवर अटेम्प्टेड। आपने इतनी बढ़िया लाइनें लिखी, लास्ट के अंदर चेक ही नहीं होगी। क्यों चेक नहीं होगी सर, ओवर अटेम्प्ट कर दिया। सीबीएसई वाले हैं वो वर्ड लिमिट लिखते हैं सबसे पहले कि वर्ड लिमिट के अंदर ही आंसर लिखना। अब उस वर्ड लिमिट के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट कैसे दे, वो इसी चैनल पे मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल पता नहीं शायद फ्रीज हो चुका है, तो मुझे आप लोगों को सपोर्ट भी चाहिए होगा। प्लीज देखिए किसी तरीके से चैनल के अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है वो अनफ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा। और प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 405 पे पता नहीं क्यों गाड़ी अटक गई है। हम पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं अचानक से 305 पे कैसे गाड़ी अटकी। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट प्लीज चाहिए होगा, हम लोगों को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं वापस, हमारा पहला पॉइंट है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा पहला पॉइंट क्या आंसर आता है इसके अंदर, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैं पूछूं एएमआई इंडस्ट्रीज, ओके, एएमआई इंडस्ट्रीज का ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या था सर, 12,000 यूनिट था। क्या था सर 12,000 यूनिट से एएमआई इंडस्ट्रीज का अल्टीमेट गोल। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, मैंने एक वर्ड बोला था सीधा सीधा 3 इडियट्स लैंग्वेज में। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है सर, आपकी परफॉर्मेंस चेक करना, आपकी परफॉर्मेंस ये चेक करना कि आप परफॉर्मेंस सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे, आप परफॉर्मेंस सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे। मैंने मेरे 4 एम्प्लॉयज थे, वरुण, विकी, राजकुमार, रणवीर। मैं अगर इन्हें कह रहा हूँ कि आपको 3,000 यूनिट्स बनाने हैं, अब एक चीज बताओ, और दिन के 100 यूनिट्स बनाने हैं, ये दिन के 100 यूनिट 30 दिन तक लगातार बनाएंगे, तो क्या इसके 30,000 हो जाएंगे सर, हाँ जी। क्या इसके 30,000 हो जाएंगे, हाँ जी। क्या इसके भी हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, हाँ जी सर। सबके 3,000 हो जाएंगे। 3,000 प्लस 3,000 6,000, 6,000 प्लस 3,000 9,000, 9,000 प्लस 3,000 12,000। सर आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा, अचीव होगा। अब वापस इस लाइन को पढ़ो, वापस इसी लाइन को पढ़ो। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। मैंने कंट्रोलिंग की, मैंने चेक करी परफॉर्मेंस कि अच्छा तू दिन की 100 यूनिट्स बना रहा, हाँ जी सर बना रहा है। तू दिन की 100 यूनिट्स बना रहा, हाँ जी सर बना रहा है। सबको चेक करता है क्या परफॉर्मेंस, किसी में कमी आ गई। इसने एक दिन 90 बना दी, मैंने कहा 10 की कहाँ कमी रहेगी सर, थोड़ा वहां पे शादी ब्याह का कोई मशीन के अंदर डिले आ गई थी, कोई पंगा वंगा पड़ गया था, कल मैं वापस पूरा अपना टारगेट कर दूंगा, कल मैं 110 यूनिट बना के जाऊंगा। टारगेट क्या अचीव हुआ, हाँ जी सर, आज का भी होगा, कल का भी हो गया। इसके अंदर हम यही कहते हैं कि कंट्रोलिंग ये चीज एंश्योर करता है दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग हमेशा ये चीज एंश्योर करेगा कि आपकी जो भी सारी चीजें हैं वो किसके अकॉर्डिंग, आपकी सारी चीजें किस अकॉर्डिंग फुलफिल हो, आपके प्लान के अकॉर्डिंग। आपने प्लानिंग तो दिया था उन्हें 3,000 यूनिट्स का, आपने कहा था ना 3,000 यूनिट्स बनाने, 3,000 यूनिट्स थे क्या सर आपके, ये जो प्लान था वही थे आपके 3,000 यूनिट्स। आगे देखिए हम इसके अंदर क्या कहते हैं, इफ एनी डेविएशन देन फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन एंड ब्रिंग इट ऑन ट्रैक। अब मान लेता है हमारे जो विकी भाई हैं, ये थोड़ा आजकल क्या मान लेते हैं, पाप लगाने की बातें कर रहे थे कि बेबी तुझे पाप लगेगा, तो आज हम इनका पाप निकालते हैं। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 100 यूनिट्स बनानी थी, ठीक है, देगी। तो एक दिन इनकी शादी हो रही थी कटरीना मैम के साथ, तो इन्होंने क्या किया 90 यूनिट्स बना दी। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहते सर वो जरा वाइफ को थोड़ा डिनर करवाना था किसी के साथ, मतलब मेरे साथ ही करवाना था। हाँ, मुझे मेरी वाइफ को डिनर पे जाना था, इसलिए काम थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा यार ऐसे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। विकी क्या कहेगा पता है, विकी कहेगा कि सर कल मैं वापस आके ज्यादा काम करके कल मैं 110 यूनिट्स बढ़ा दूंगा, ताकि कल का भी टारगेट अचीव हो जाए, आज का भी टारगेट अचीव हो जाए, और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कंट्रोलिंग का वापस मतलब बता दो, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। अगर कोई डेविएशन है, कोई कमी बेसी है, तो उसका रीजन फाइंड आउट करना। सर शादी में गया था, सर यहाँ पे गया था, मशीन के अंदर कोई काम हो गया था,
डिले का रीजन फाइंड आउट करना, उसके बाद उसे ट्रैक पे लेके आना। सर कल 110 यूनिट बना दूंगा, 8 डब्बे बनाएंगे, 8 डेविएशन नहीं है 10 यूनिट की, कल उस डेविएशन को पूरा करके अपनी गलती को सुधार लूंगा ताकि मेरी गाड़ी है वो कहाँ पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। बॉस मेरी गाड़ी कहाँ पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान व्हिच ऑटोमेटिकली लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब एक्टिविटीज करी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग, अब इसमें बताओ 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, क्या मेरा अल्टीमेट गोल अचीव हुआ? हाँ जी सर अचीव हुआ। ये चीज हम इसके अंदर भी कह रहे हैं कि एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब एक्टिविटीज मेरे अकॉर्डिंग करोगे तुम लोग, जब तुम दिन की 100 यूनिट बनाओगे 30 दिन तक, क्या तुम 3000 यूनिट बनाओगे? हाँ जी सर। तू 3000 बना, तू 3000 बना, तू 3000 बना, तू 3000 बना, 3 3 6, यहाँ से 3 6, यहाँ से 3 6 6 6 12,000 यूनिट्स का मेरा टारगेट क्या हो गया सर? अचीव हो गया आपका 12,000 यूनिट्स का टारगेट। तो ये तो थी आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंस को। 6 इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। ओके हम आ जाते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस के ऊपर। हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस कौन सा है? मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना चाहिए। अब सर मैं वापस थोड़ा चैप्टर 1 के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, वापस थोड़ा डाउट क्लियर कर दो। मैंने पूछा क्या सर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा तुमने ही तो बता दिया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, इस सी का क्या मतलब होता है सर? कॉस्ट इफेक्टिव होना। क्या होना कि आप जो काम कर रहे हो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर, यानी कि जिस कॉस्ट पे मैंने आपको काम दिया हुआ है आप उसी कॉस्ट के अंदर वो काम करो। मैंने जिस कॉस्ट पे आपको काम दिया हुआ है, वापस मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने जिस कॉस्ट पे आपको वो काम दिया हुआ है आप उससे कम कॉस्ट के अंदर उसी कॉस्ट पे जब आप काम करते हो तो आप कौन से वर्कर हो जाते हो? आप एक एफिशिएंट वर्कर हो। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब एक चीज बताओ, वरुण है, विक्की है, राजकुमार है, रणवीर है, मैंने इन्हें ये तो कहा 3-3 हजार यूनिट्स बनानी है, दिन की 100 यूनिट्स बनानी। क्या मैंने इन्हें एक और बात कही थी? हाँ जी सर। यहाँ पे आ जाओ सर, ये देखो आपने इन चारों को एक बात और कही थी, वो यहाँ पे आ गई सर। आपका दिन का एक्सपेंस, अगर मैं इसे सही वर्ड यूज करूं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, आपकी कोस्ट जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए दिन के अंदर। आपकी कॉस्ट 1000 रुपए से ज्यादा नीचे आनी चाहिए। क्या मैंने कॉस्ट की बात करी यहाँ पे? हाँ जी सर। अब मान लेते हैं हमारे इस बार डेविएशन करी हमारे राजकुमार जी ने इस बार थोड़ी क्या नाम लेता है डेविएशन करी, उन्होंने 100 यूनिट्स तो बनाई पर खर्चा कर दिया 120 रुपए, मतलब 1200 रुपए का। कि उन्होंने यूनिट्स तो जो हमारे राजकुमार जी हैं उन्होंने यूनिट्स तो पूरी 100 बनाई थी, पूरी 100 यूनिट्स जो थी उन्होंने अपना 100 यूनिट्स का टारगेट तो पूरा अचीव किया कि सर 100 यूनिट्स बना दी सर पूरा। मैंने कहा वेल एंड गुड। मैंने कहा अच्छा कॉस्ट कितनी लगी? सर आज है ना 1200 रुपए लग गए कॉस्ट की। मैंने पूछा क्यों? कहता सर थोड़ा रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऊपर नीचे हो गई थी, थोड़ा है ना मुझसे गलती हो गई थी, एक मशीन सी थोड़ी खराब हो गई थी, उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी मुझे, 200 रुपए ज्यादा लगे। मैं क्या कहूंगा बॉस आज तूने 200 रुपए ज्यादा लगाए, कल तू 200 रुपए कम लगा। बजट के अंदर काम करो। किसके अंदर काम करो? बजट के अंदर काम करो। बंदा क्या हो जाएगा? डर जाएगा, राजकुमार डर जाएगा। यार अब ये देखो बॉस ने आज मुझे धमकाया है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब अगर बॉस ने कहा नहीं कि 1000 रुपए से ज्यादा में काम नहीं होना चाहिए, तो मैं अब 1000 रुपए के अंडर ही काम करूंगा, ताकि आज तो मैंने 12,000 की गलती कर दी, कल ये गलती ना करूं। मैं हमेशा कह रहा हूँ यार इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? आपने गलती करी, रीजन निकालेंगे, उससे कुछ गलती का सुधार करेंगे बिजनेस के अंदर। Okay, when activities are performed according to the plan, there is no wastage of resources. अब एक चीज बताओ हमारे राजकुमार भाई, अगर दिन के अगर हमेशा 1000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंस नहीं करते क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट जो बजट डिसाइड किया था उनका, जो बजट डिसाइड किया था उस बजट के अंदर क्या वो अपना काम कर लेता? हाँ जी सर। लेकिन आज उन्होंने क्या किया? तो 1200 रुपए 200 रुपए ज्यादा लगा दिया। क्या बजट एक्सीड हुआ? हाँ जी सर, बजट से ज्यादा अमाउंट लगा दिया आज उन लोगों ने। ओके, इट लीड टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इससे क्या होता है? एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज होता है हमारे रिसोर्सेज का। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंस आ जाती है इसके अंदर, इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखो आप लोगों से मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मैं पॉइंट्स या हेडिंग्स बताता हूँ ना मेरे साथ इंटरेक्ट करा करो। आप क्या करो? मेरे साथ इंटरेक्ट करा करो, एक कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। ओके, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्या इंप्रूव करना हमें? एम्प्लॉयज का मोटिवेशन को इंप्रूव करता है। अब ये सर ये किस तरीके से करता है? मैंने कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने ये केस क्या है, मैं आया अपनी राजकुमार इंडस्ट्री, अपनी एएमए इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे सब भाई बंधु तो बैठे हुए थे, तो मैंने पता है क्या कहा? मैंने इन सब लोगों से कहा कि बॉस अब जो है ना इस साल मेरा एक थोड़ा मन कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, तुम लोगों को थोड़ा एक मन कर रहा है कि इस साल जो भी बंदा, मैंने 3000 यूनिट्स का तो तुम्हें टारगेट दिया, मैंने 3000 यूनिट्स का तुम्हें टारगेट दिया, लेकिन अगर जो बंदा कुछ 3500 तक की यूनिट्स बना देता है इन्हीं 30 दिनों के अंदर, जो 3500 यूनिट बना देता है ना यार, वो बंदा बड़ा खास है। मेरे पास मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी है यार, मैं उस बंदे को दे सकता हूँ कुर्सी। एम्प्लॉयज के अंदर मन में क्या है? लालच है ना, यानी कि एक तरीके, ये तो एक्टर्स हैं, अगर इन्हें कह दिया जाए
कि अगर आप दिन के अंदर मतलब इतना आप आपकी फिल्म इतनी कमाई करती है ना, तो आपको ऐसे राजामौली की फिल्म मिल सकती है। उनके मन में क्या होगा, यार काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पैसे पैसे होगा। राजकुमार जी की अगर फिल्म के अंदर हम जाते हैं, ऐसे राजामौली जी की फिल्म के अंदर जाते हैं, क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। क्या करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, मोटिवेटेड ही हो जाएंगे कि यार अब हमें काम अच्छे से करना, हमें अपनी फिल्मों को बहुत बढ़िया लेवल पे अच्छी बनाना है, ताकि अच्छी कमाई करें, ताकि हमें एक फिल्म पर्टिकुलर मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स क्या कहेंगे कि सर काम अच्छा करते हैं, ताकि हमें एक बड़ी पोस्ट मिल सके, ताकि हमें प्रमोशन मिल सके। इससे एम्प्लॉयज क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिन रात मेहनत करोगे, तो आपको अपने जो अल्टीमेट गोल है, जैसे आपका गोल है कि सर मुझे 95% प्लस लिखाना है, गोल अचीव होगा ना सर, कि भाई मैंने 95% अचीव कर लिया, क्या होगा, मोटिवेटेड हो गया, मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना, मुझे 95% अचीव करना है। मैंने इन लोगों से कह रहा है कि बॉस 3000 यूनिट तो सभी करते हैं, ठीक है, पास तो सभी होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन जो 95% प्लस कर देगा ना, हिस्सा जो 95% प्लस कर देगा, उसे एक तरीके से मैं स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। बंदे के अंदर इन सबके मन में क्या है, लालच आ गया कि बहुत लालच भी है, और एक तरीके से आज के टाइम के अंदर लालच से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। इन सबके अंदर क्या है, मोटिवेशन आया। क्या है, मोटिवेशन आया। इन लोगों को लगा कि यार अब जल्दी से बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, यार 3000 क्या 3500 500 यूनिट तो ज्यादा बना रही है, बॉस देखो बॉस पैसा पैसा देगा, मजा आ जाएगा। तो इससे क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंप्रूव हुआ। हाँ जी सर, एम्प्लॉय इसका क्या हुआ, मोटिवेशन इंप्रूव हुआ सर। किस तरीके से, आइए समझते हैं इसके अंदर। गुड कंट्रोलिंग सिस्टम कम्युनिकेट एम्प्लॉयज इन एडवांस द गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे विल बी एप्रिशिएटेड। मैंने बता दिया उन लोगों को कि बॉस 3500 यूनिट तक बढ़ाओगे ना, मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी है, तुम में से किसी एक की हो सकती है। मैंने गुड कंट्रोलिंग सिस्टम ने कम्युनिकेट कर दिया एम्प्लॉयज को पहले कि बॉस तुम लोग अगर अच्छा काम करोगे, तुम लोग एक गिवन टारगेट को अचीव करोगे, जो मेरा गिवन टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, उससे ज्यादा काम करोगे, एक बढ़िया सी पोस्ट यार तुम्हारे लिए खाली है, आगे बैठना है तो बैठ जाओ। इसके अंदर क्या हुआ, दिस मोटिवेट्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। इससे क्या हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाती है, यार जल्दी से बढ़िया काम करेंगे, ताकि हमें वो पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है, जो पर्टिकुलर प्रमोशन है, जो पर्टिकुलर वो प्लेस है, एक पर्टिकुलर स्टेटस है, वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। वो पर्टिकुलर स्टेटस हम क्या कर सके, हम उस पर्टिकुलर स्टेटस को अचीव कर सके। सो अब हम आ जाते हैं आपकी पांचवी इंपॉर्टेंस कवर। सर पांचवी इंपॉर्टेंस क्यों, सर चौथी इंपॉर्टेंस कहा, मैंने आपकी जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है ना, उसके लिए एक अलग एग्जांपल लगेगा। तो मैं चाहता हूं जो प्रिवेलिंग एग्जांपल है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, आपका इसी प्रिवेलिंग एग्जांपल पे अगले 2 पॉइंट दिया, फिर हम उस पॉइंट के लिए एक अलग एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ताकि क्यों हम कहते हैं टॉपिक से मत ही भटको, तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप उस एग्जांपल से मैं आपकी कनेक्टिविटी तोड़ना नहीं चाहता। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फर्म। एंश्योर क्या करना, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब देखो, अब जब मैंने इन्हें कहा है कि 100 यूनिट्स पर डे की बनानी है, अगर ये 100 यूनिट्स नहीं बनाते तो मैं क्या कहूंगा, सर आप इनकी क्लास लोगे, आप अपने अगर नंबर नहीं लेके आते तो आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स क्या लेते हैं, क्लास लेते हैं, आपको डांटते हैं, आपको एक तरीके से डांटना नहीं धमकाते हैं कि बॉस तुझे काम करना है, ढंग से काम कर ले, वरना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जा। तू ढंग से काम क्यों नहीं करा, अगर ये अपना डेली टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि बॉस तू काम क्यों नहीं करा, तू ढंग से काम कर, मेरे पास और भी बहुत सारे बंदे हैं काम करवाने के लिए। इनके मन में क्या होगा, डर बैठ गया, यार अभी मैं अगर ढंग से काम नहीं करूंगा, किसी और बंदे को लेंगे, कोई और बंदा आ जाए, कोई और बंदा मेरी जगह पे बैठेगा, मैं काम कैसे, मेरा घर पानी कैसे चलेगा। एम्प्लॉयज डरते हैं यार, क्योंकि ये वर्कर्स हैं, वर्कर्स डेफिनेटली अपनी उनके लिए सिक्योरिटी नीड होती है कि भाई अगर हम ढंग से काम, अगर हमें वेजेस नहीं मिलेंगे हमारे, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ही कम होता है, अगर वो भी चला जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, अब इससे उनके मन में क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा कि बॉस कोई बात नहीं, कल आलस करके 10 मिनट कम बना, आज मैं पूरा टारगेट अचीव करूंगा। क्या इससे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ऑर्डर और डिसिप्लिन आ जाता है फर्म के अंदर। हाँ जी सर, टू मेक श्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लेटफॉर्म। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहा, सर आपने टारगेट दिया ना उन्हें 100 यूनिट्स पर डे का, आपने क्या दिया, उन्हें टारगेट दिया कि आपको 100 यूनिट दिन की बनानी है, 90 बनाई है, बॉस देख लो अभी गड़बड़ आ गई। आपने क्या किया, ओके, आपको ये टू मेक श्योर दैट सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, आप कैसे चेक करोगे, कंपेयर करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस का। इट विल मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड चेक डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड व्हिच विल ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फर्म। इससे क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, डिसिप्लिन आएगा फर्म के अंदर, फर्म डिसिप्लिन हो जाएगी कि कोई बात नहीं बॉस, अगर आपसे गलती हुई है तो आप क्या करो, गलती को सुधारो। हमारा 6th इंपॉर्टेंस आ जाती है, वैसे तो सेकंड लास्ट है और सीक्वेंस में देखा जाए तो लास्ट इंपॉर्टेंस आपके पास, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स। अब एक चीज बताओ, अब मान लेते हैं कि बात मैं कर रहा हूं 2020 की, कोरोना आ गया, पहले मेरी फैक्ट्री चलती थी 12 घंटे, पहले मेरी फैक्ट्री कितनी देर चलती थी, 12 घंटे चलती थी, कोविड आ गया, गाइडलाइंस लेके अब 6 घंटे चलती है, पहले 12 घंटे चला करती है, अब 6 घंटे चलती है। अब मेरे एम्प्लॉयज आके पता है क्या कहेंगे, सरकार आपने तो हमें 3000 यूनिट्स का टारगेट दिया, लेकिन अब टाइम ही आधा मिलता है तो हम क्या करें। अब मैं क्या कहूंगा, बात तो तुम्हारी सही है यार, तुम लोगों को अब टाइम ही आधा मिल रहा है, अब तुम लोग अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर सकते, तो मैं क्या कहूंगा, चलो एक काम करते हैं, 12,000 का टारगेट छोड़ दो,
12,000 का टारगेट छोड़ दो, क्योंकि अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है। आप 6,000 यूनिट्स का टारगेट पकड़ो। टाइम हमने आधा कर दिया, टाइम आधा हो चुका है, तो हम यूनिट्स आधी कर देंगे। अब आपको 3,000 नहीं 1,500 यूनिट्स दिन की बनानी है। अब आपको कितनी यूनिट्स? 1,500 बनानी है दिन की यूनिट्स। क्या एक चीज मैं कहूं कि आपका, एक चीज कहूं कि मैं, कि आपके जो स्टैंडर्ड था क्या वो चेंज हो गया? हाँ जी सर। क्यों चेंज हो गया सर? सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट ने हमें चेंज करवा दिया। अब कोविड-19 आ गया, अब अपने एम्प्लॉय से कहोगे नहीं जो मर्जी कर, 6 घंटे के अंदर 3,000, भाई क्यूरिटी नहीं आएगी। अगर क्यूरिटी नहीं आएगी तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो क्या होगा इसके अंदर? गुड कंट्रोलिंग सिस्टम चेक वेदर द स्टैंडर्ड्स और टारगेट आर एक्यूरेट और नॉट। अगर मैं उसके अंदर चेक ही नहीं करता तो क्या होता? सर कोरोना आ गया, अब हम क्या करें? हम तो अपनी पूरी चीजें लगा के अगर 100,000 यूनिट्स या 1,500 यूनिट्स थी 2,000 यूनिट्स बना पाते, 3,000 का टारगेट अचीव नहीं कर पाते। मैं क्या कहूँगा? नहीं तुम्हें 3,000 का टारगेट अचीव करें, भले तुम्हें 6 घंटे का मिले, नहीं गब्बर बन जाओगे बॉस, काम नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन, डूबेगी बहुत गंदी। इसके अंदर क्या होगा? एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम चेक टाइम टू टाइम चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मैं क्या करूंगा? हमने बहुत अच्छा कोविड आ गया यार, अब इसकी नई गाइडलाइंस, अच्छा मेरे ऊपर टॉप लेवल के फंक्शन देखे थे ना, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल है। भारत पे डूबी तो अश्विनी ग्रोवर का नाम आया। ओके, कोई भी बड़ी कंपनी डूबती है तो उसके पहले किसका नाम आता है? टॉप लेवल का आता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। मेरी कंपनी का टॉप लेवल कौन है? मैं ही हूँ, रज्जू भाई। कंपनी डूबती है किसका नाम आएगा? मेरा नाम आएगा। तो पहले क्या कर दो? स्टैंडर्ड रिवाइज कर दो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम चेंजेस मुझे देखने पड़ेंगे। रिवाइज द स्टैंडर्ड्स टू मैच विद दीस चेंजेस। अब देखो बदलाव जो है आ गया, बदलाव जो है वो आ गया। अब मैं क्या करूं? बदलाव से रोता रहूं? नहीं, मैं क्या कहूंगा, कोई बात नहीं है, टाइम आधा हुआ है, टारगेट आधा कर लेते हैं, 6,000 यूनिट्स बना दो। तुम काम करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं काम करूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बेमतलब के स्टैंडर्ड्स दूंगा कि तुम्हें ये काम करने किसी भी हालत में करना, मरो कटो, क्या एम्प्लॉय से अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं आएगा। वो क्या कहेंगे? यार इतना काम करवाता है, पैसा भी इतना नहीं मिलता, एक काम करो, छोड़ो नौकरी, कहीं और जाके लगते हैं। यहाँ पे आपके एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स को जज करने के अंदर आपकी क्या करता है? मदद करता है। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर, जिसका सबसे था बेसब्री से इंतजार, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसके लिए कहानी अलग चलेगी, इसके लिए कहानी अलग होगी सर। कहानी क्या होगी इसके अंदर? अब एक अलग कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस एक कहानी से आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट थे ये तो सारे अचीव हो गए। इस कहानी से क्या हुआ? आपने 5 पॉइंट तो समझ लिए इस कहानी से। अब बारी है इसी कहानी को आगे बढ़ाने की, एक और कहानी सुनाने की। अब हम वापस कर लेते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वरुण, विकी, इन सब का प्रमोशन हो गया। हमारा वरुण, विकी थोड़े एटीट्यूड में आ गया भाई, ठीक है। राजकुमार बढ़िया बंदे यार, इसकी फिल्में चलती नहीं है पर है बहुत बढ़िया एक्टर। और लास्ट में सॉरी और लास्ट में हो रहा रणवीर, और रणवीर एज पर चॉइस, ठीक है। ये 4 बंदे थे, ठीक है। अब रणवीर जो था मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं अपने कपड़े पहन के, तो इसे मार्केटिंग मैनेजर बना दिया मैंने क्या कर दिया? इसे मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। हमारा राजकुमार था, ठीक है। ये राजकुमार है ना, अपनी फिल्मों का है ना, ये फिल्मों को बड़ी अच्छी चलती थी इसकी फिल्में, वरुण की। ओके, हमें काम करता है, वरुण ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा वरुण है, वरुण की फिल्में है ना बहुत ही अच्छे लेवल से चल रही थी, यानी कि अपनी फिल्मों को बेचता बहुत अच्छा था, तो इससे क्या बना दिया? सेल्स मैनेजर बना दिया। राजकुमार फिल्में बनाता बहुत अच्छी था, इसलिए इसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। इसे क्या बना दिया? हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया मैंने, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। और हमारे जो विकी भाई थे, ये फाइनेंस का बड़ा अच्छा काम संभालते हैं। फाइनेंस का ये नहीं, इनकी जो वाइफ है कैटरीना कैफ की, वो भी बड़ा अच्छा काम संभालती है। इनके एक मैंने इंटरव्यू देखा था कपिल शर्मा शो में, पता नहीं कहाँ पे, उन्होंने कहा था कि हफ्ते में एक दिन हिसाब चलता है, तो ये इसलिए फाइनेंस मैनेजर है, पत्नी से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे एक सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। अब 2 कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। पहली कहानी के अंदर इन सबके अंदर आपसी मतभेद है। आपसी क्या मतभेद है? अब क्या हुआ, हमारे मार्केटिंग वाले यानी कि हमारे रणवीर भाई ने तगड़े लेवल पे मार्केटिंग कर दी, लेकिन इसने इनमें से किसी को नहीं बताया। इन्होंने तगड़े लेवल पे मार्केटिंग कर ली, इन्होंने इनमें से किसी को नहीं बताया। अब क्या हुआ, सेल्स वाले के पास बड़ा ऑर्डर्स आने लग पड़े। यार इतने सारे ऑर्डर्स, अचानक से क्या बात होगी? अब क्या होगा यार, आप लोग बॉस, प्रोडक्ट खत्म हो गए, क्या हो गए? सब प्रोडक्ट खत्म हो गए। अब क्या बात? अरे यार प्रोडक्शन वाले को फोन मिलाऊंगा, किसे मिलाऊंगा? प्रोडक्शन वाले को, भाई तू जल्दी से यूनिट भेज। अच्छा, अब प्रोडक्शन वाला क्या कहेगा? भाई मैं कैसे भेजूं यूनिट्स, मेरे पास तो अभी रॉ मटेरियल तैयार नहीं है, पहले फाइनेंस वाले से मुझे मटेरियल तो तैयार करवा। फाइनेंस वाले को फोन किया, फाइनेंस वाले भाई साहब मुझे पैसे देना। ऐसे कैसे दे दूं भाई, मैंने अभी मार्केटिंग वाले को इतना पैसा दिया और तुझे पैसे दिए, उसकी रिसिप्ट दिखा, क्या जरूरत है? क्या काम डिले होगा? हाँ जी सर। क्या डिले इन सप्लाई है? हाँ जी सर। आप अपने कस्टमर को अपना उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर लेट से दोगे ना, कस्टमर चला जाएगा, अरे कहीं और से ले लेते हैं यार, ऐसे जैसे बहुत 36 देखे 36 आएंगे 36 जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी ना। ये तो केस बनता, लड़ाई हुई, देखा आपने,
क्यों लड़ाई? क्योंकि इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। क्या नहीं रखा? कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। अब दूसरी बात सुनो, मार्केटिंग वाले ने क्या क्या, आप ये अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मार्केटिंग वाले ने सेल्स वाले को कहा कि बहुत देख, मैं इस साल है ना बढ़िया लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, तू सेल्स का ऑर्डर तैयार रख। सेल्स वाले का भी है और प्रोडक्शन वाले के पास बॉस अभी अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले, मार्केटिंग ने कहा तू प्रोडक्शन के लिए तैयार रख, प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स को कहते ठीक है। प्रोडक्शन वाले ने फाइनेंस वाले को, बॉस मैं ना अभी अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करने वाला हूँ, तू मुझे फाइनेंस दे दे उसके अकॉर्डिंग, और मार्केटिंग वाले को उसी हिसाब से फाइनेंस देना। उसने क्या किया? फाइनेंस बांट दिया। क्या देखा गया कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन आया इन सबके अंदर। हाँ जी सर, इन सबके अंदर एक चीज की कमी थी, वो कमी पूरी कर दी कोऑर्डिनेशन के अंदर। कंट्रोलिंग इस चीज श्योर करता है, मेक श्योर। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग मेक श्योर। कंट्रोलिंग क्या करते हैं? ये चीज मेक श्योर करता है दैट प्रॉपर डिसीजंस आर टेकन, कि सही डिसीजंस लिए गए हैं। इसने सही लेवल पे करी है, इसने सही लेवल पे करी, इसने सही लेवल पे, इसने सही लेवल पे, कि प्रॉपर डिसीजंस आर टेकन। किस चीज का ध्यान रखेंगे? कि प्रॉपर डिसीजन आर टेकन, ऑल डिपार्टमेंट आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। सारे डिपार्टमेंट अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, अब ये दुश्मन है, बीएफएफ हैं, बीएफएफ हैं यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये, तो एक दूसरे के साथ क्या करें? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये तो थी आपकी 6 की 6 इंपॉर्टेंस। आई होप आप लोगों को 6 की 6 इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। एग्जांपल समझ में आएंगे, दो ही एग्जांपल के अंदर, एक एग्जांपल तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था, कोऑर्डिनेशन ऐसे, बाकी 5 को इंपॉर्टेंस को हमने एक सिंगल एग्जांपल के अंदर निपटा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो मुझे लगता है हमारा चैनल थोड़ा सा फ्रीज हो गया, प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा किसी तरीके से, चैनल की थोड़ी सी रीच पहुंचाइए, क्योंकि 405 पे अटक गए यार हम, ये बढ़ नहीं रहा। और इसका कारण मेरे हिसाब से सिर्फ एक है कि चैनल शायद फ्रीज हो चुका है। भगवान से बस हमारी इतनी तो है कि प्लीज, बहुत मेहनत लगी है इस चैनल को बनाने में, अभी फ्रीज ना हो। बस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी ये वीडियो फैलेगी और उससे ही क्या होगा, हमारा जो चैनल है वो शायद अनफ्रीज हो सकता है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आप लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 4 नंबर के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज मैं इसे डिस्कस करूंगा। लिखने का तरीका एकदम डिट्टो सेम। चाहिए नोट्स? इंस्टाग्राम के यहाँ पे लिंक आ चुका होगा, वहां से जाके डाउनलोड करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है। और अच्छे से देखेंगे कि 4 नंबर बहुत बड़े नंबर है यार हमारे लिए। हमें हमारा टारगेट क्या है? 80 आउट ऑफ 80। अगर हमारा टारगेट हमें अचीव करना था यार, एक एक नंबर बहुत है, ये तो 4 नंबर है। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से चालू करते हैं, अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग वीडियो को, जिसका टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर, अब देखो डिफरेंशिएशन आप जब भी करते हो, आपने एक पॉइंट देखा जो हमेशा आप स्टार्टिंग के अंदर डालते हो, सर मीनिंग। मीनिंग हमेशा डालते हो आप, जो मर्जी डिफरेंशिएशन ले लो, भले ही क्लास 12 का ले लो, क्लास 12 का हर डिफरेंशिएशन के अंदर मीनिंग आता ही आता है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके का डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं कि भाई अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज, इसमें एक पर्टिकुलर चीज है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो उसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? सबसे पहले इनके मतलब से करेंगे, ठीक है। अब मैं अभी देखो, मैं आपको प्लानिंग का भी मतलब बता चुका हूं मेरी पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कंट्रोलिंग का भी बता चुका हूं, वापस एक बार मतलब बताता हूं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। आप क्या करते हो? एक चीज के बारे में क्या करते हो? प्लान करते हो। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done। 4 सवालों के जवाब आने चाहिए। सर मुझे क्या करना है? मुझे एक फैक्ट्री लगानी है एक पर्टिकुलर जगह पे, व्हाट इज टू बी डन, फैक्ट्री लगानी है, व्हेन इट इज टू बी डन, अगले महीने लगानी है, हाउ इट इज टू बी डन, वहां पे रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगा, रिसोर्सेज लेके आऊंगा, वहां पे सारे रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करके वहां से मैं अपनी प्रोडक्शन चालू करवाऊंगा। बाय whom it is to be done, my and my family members are going to accompany that company। हम वो कंपनी चालू करने वाले हैं। चारों सवालों के जवाब मिले। क्या ये प्लानिंग थी? हाँ जी। सर मुझे बोर्ड के अंदर 95% प्लस लेके आना है। वापस आंसर देखे, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है सर? 95% प्लस लेके आना। हाउ इट इज टू बी डन, सर पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं। हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, नाउ इट इज टू बी डन। अभी मेहनत करूंगा तभी वहां पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। बाय whom it is to be done, मी। मैं मेहनत करूंगा तभी तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done। इसके अंदर भी हमने ये कहा हुआ है डिसाइडिंग इन एडवांस, ये चीज को डिसाइड करना, दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done। अब कंट्रोलिंग का क्या मतलब? देखो प्लानिंग का मतलब क्लियर होगा। देखो स्टेप बाय स्टेप, एक साथ है ना, मैं फाइनल एंड रिजल्ट पे नहीं आऊंगा, एक एक करके स्टेप्स चढ़ेंगे हम। प्लानिंग समझ लिया आप लोगों ने। अब बारे कंट्रोलिंग को समझने की, कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग का मैंने आपको वीडियोस के अंदर, अगर मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो, मैंने मतलब बताया हुआ है। क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, इफ देयर इज एनी डेविएशन, इफ देयर इज एनी डेविएशन, कोई कमी बेसी रह गई है। एग्जांपल दूं, हमारा वही वाला कंटिन्यू आए कितने मार्क्स? 45 आए 80 में से। सोचे कितने थे? स्टैंडर्ड थे 70 नंबर सोचे थे। स्टैंडर्ड क्या था? 70 नंबर थे। 70 नंबर आते कोई दिक्कत नहीं थी, 70 प्लस आते कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है? 45 डेविएशन आई। क्या आई? डेविएशन आई।
क्या है हमारे पास यहाँ पे डेविएशन है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस 45 मार्क्स विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 70 मार्क्स एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, क्या 70 और 45 मार्क्स के अंदर है डिफरेंस? जी सर 25 नंबर का है। 25 नंबर की जो डेविएशन है ना, फाइंडिंग आउट द रीजन। ओके, आपने डेविएशन निकाली, उसके बाद आप क्या करते हो, यार गलती हो गई, आप क्या कहोगे, गलती हो गई है तो पहले उस गलती का कारण, फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। और अगर गलती होगी तो हम ऐसे थोड़ी ना यार हो गया अब जिंदगी खत्म है, या हम ऐसे कहते हैं गलती हो गया, अब उस गलती का सुधार करो, उस गलती के अंदर उस गलती को वापस सही करो, उस गलती को ट्रैक पे लेकर आओ। हम कंट्रोलिंग के अंदर भी यही चीज कहते हैं, कीपिंग अ चेक that everything is performed according to the plan or not, and if any deviation, finding out the reason of deviation and taking corrective measures to correct it. करेक्टिव मेजर्स वही सेम डेफिनेशन। तो आपने देखा एक के अंदर हम क्या करते हैं, एक के अंदर हम प्लान कर रहे हैं तो दूसरे के अंदर हम उसी प्लान को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आपने प्लान किया कि मुझे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, अब आपके मन में आप देखो, अगर आपके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती क्या आप ढीले पड़ जाते हो? हाँ जी सर। लेकिन जब आप खुद अपनी हायर अथॉरिटी होगी ना, आपने कहा कि मुझे एमसीक्यूज करने आज आपने 90 एमसीक्यूज के टारगेट 100 का था, आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस जब आप परफॉर्म करोगे आप क्या कहोगे, यार आज का टारगेट कितने का था, 100 का था, मैंने कितने किया, 90 किया, 10 एमसीक्यूज रह गए, यानी कि डेविएशन है। डेविएशन क्या है, आज मैं किसी फंक्शन में चला गया, अब वो फंक्शन के अंदर चला गया, अब उसे करेक्ट कैसे करूं, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं ताकि अपने 10 एमसीक्यूज पूरे करके आज का टारगेट अचीव कर लो। इसलिए हम क्या कहते हैं, हेंस कंट्रोलिंग इज डन फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। प्लान सोच रहे हो आप, लेकिन उस प्लान को चलाएगा कौन, आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर आपने सोचा कि आज मुझे दिन के 100 एमसीक्यूज करने हैं, आपने कंट्रोलिंग के अंदर देखा कि आपने तो 90 करे हुए, आपने क्या देखा कि आपने 90 एमसीक्यूज करे हैं, तो अब क्या कहोगे, यार डेविएशन है कितने की, 10 एमसीक्यूज की, तो मैं उसे क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा। हेंस कंट्रोलिंग इज डन फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड दे बोथ आर मीनिंगलेस विदाउट ईच अदर। और दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब दोनों का अस्तित्व क्यों नहीं है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं अगले पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है इसके अंदर, they are interdependent and interlinked। सेकंड नंबर पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, they both are interdependent and interlinked, यानी कि दोनों के दोनों जो चीजें हैं, ये कंट्रोलिंग और प्लानिंग, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से, इसमें लास्ट लाइन आई थी ना इसके अंदर, they both are meaningless without each other, इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर भाई है, देखो हम ये बात करते हैं, हमारा ये भाई, ये पहला वाला भाई है, ये प्लानिंग का है, ये दूसरा वाला भाई है, ये कंट्रोलिंग है, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, तो भाई भाई है, ठीक है। और ये दोनों भाइयों के अंदर बहुत प्यार है, एक भाई नहीं खाना खाता तो दूसरा भी नहीं खाना खाता, ये बिल्कुल उनका ही केस है। हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। सर मेरे नंबर जो थे, मैंने 70 सोचे थे, आए 45, मैंने कंपेयर किया अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, डेविएशन है 25 नंबर की, रीजन निकाला कि सर सैंपल पेपर नहीं किए थे, अब क्या करूंगा, अब सैंपल पेपर करूंगा ताकि जो गाड़ी है वो मेरी ब्रिंग इट ऑन ट्रैक, ताकि गाड़ी मेरी कहां पे आ जाए, मेरी गाड़ी वापस ट्रैक पे आ जाए, इसलिए मैं ये सारी चीजें करूंगा। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अब एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने गए, ठीक है, क्या सोच के गए थे, 70 मार्क्स। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर आप जो थे आपने 70 मार्क्स का टारगेट ही नहीं लिया था, तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर, अगर मेरे 45 आ गए, मैं 45 सही है, 50 आ गए, 50 सही है, लेकिन जब मैंने अपने आपको टारगेट दे दिया ना, मुझे 70 मार्क्स लेके आने हैं, तो बहुत मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब एक चीज बोलूं, क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो? नहीं सर, कंट्रोलिंग का तो पहला स्टेप ये है कि हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर मैं कहूं कि ये 70 कुछ था ही नहीं, आपको मैंने टारगेट ही नहीं दिया था कि आपको 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, आपको टारगेट ही नहीं मिला, तो आप 45 मार्क्स को किसके साथ कंपेयर करोगे? अगर कोई प्लानिंग ही नहीं करी, यानी कि आपने 70 मार्क्स लाने की कोई प्लानिंग ही नहीं करी, नो कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग कैसे करोगे यार? पहला स्टेप ही नहीं कर पाओगे, कौन सा? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस द प्लान्ड परफॉर्मेंस। नो कंट्रोलिंग बिकॉज द मैनेजर विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। कंपेयर किसके साथ करोगे? भाई 45 आ गए, खुश है, 50 आ गए, खुश है, भाई तुझे 70 लेके आने थे, अच्छा अब दुखी हो जाओ। Okay, the manager will not be able to compare the performance and know that actual performance is up to the mark or not। वो ये बात नहीं जान पाएगा, वो ये बात नहीं जान पाएगा कि यार मेरी जो परफॉर्मेंस थी ये अप टू द मार्क थी या नहीं थी, कि मैं अगर 70 मार्क्स अचीव कर सकता था तो क्या मैंने वो मार्क्स अचीव करे या नहीं करे। अब वो क्यों नहीं हो? क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी, हमने प्लानिंग नहीं करी तो फिर काम हुआ ही नहीं। जो बच्चा प्लानिंग ही नहीं करेगा कि मुझे काम कैसे करना है, जो स्टैंडर्ड ही नहीं लेके आएगा अपने अंदर कि मुझे 70 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसके क्या 70 प्लस, अगर वो टारगेट ही नहीं, उसके जितने आ जाए वो उसमें खुश है, क्या भाई 40 आगे खुश है, 45 आगे खुश है, भाई तो 70 वाला था, अब दुखी होंगे यार अभी तो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, कुछ कमी बची रहेगी। क्या कमियां रही? कि उस गलतियां हुई, रीजन निकाला, करेक्ट की, डेविएशन और ट्रैक पे वापस आ गए। अब ये तो हो गया कि बॉस, अगर एक भाई हमारा कंट्रोलिंग भाई जो है, अगर हमारा प्लानिंग भाई, यहाँ पे हमारा अगर प्लानिंग भाई अगर नहीं होता है तो कंट्रोलिंग भाई भी अगर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है।
प्लानिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। अब ये बात आ जाती है कि भाई इसने खाना खा लिया, इसने खाना नहीं खाया तो इसने खाना नहीं खाया। अब बारी है इसकी लॉयल्टी टेस्ट करने की। इस बार हमारे कंट्रोलिंग भाई कहते हैं कि भाई इस बार मैं खाना नहीं खाया, अब देखता है प्लानिंग वाला खाना खाता है या नहीं खाता। अब हम देखते हैं, अब कंट्रोलिंग का तो आपका मतलब पता चल गया। आफ्टर मेकिंग द प्लान कंपनी इंप्लीमेंटेड एंड कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान। अब एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? पहले किसने खाना नहीं खाया था? पहले हमारे प्लानिंग भाई साहब ने खाना नहीं खाया था, तो कंट्रोलिंग ने भी खाना नहीं खाया। इस बार कंट्रोलिंग रूल्स के बैठा है कि भाई इस बार मैंने कंपेयर ही नहीं करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है? मैं कंपेयर ही नहीं करा अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। अब आपके 70 नंबर आ गए, आप कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। आप क्या नहीं कर रहे? कंपैरिजन नहीं कर रहे। नो कंट्रोलिंग देन मैन द प्लानिंग इज ऑफ नो यूज। भाई आप प्लानिंग आपने कहा यूज हुआ, अगर आप कंपेयर, आपने कहा कि यार मुझे है ना 100 नंबर लेके आना है, 40 के बाद भी आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं। क्यों? आपने कंपेयर नहीं किया। आपने क्या नहीं किया? कंपेयर नहीं किया, यानी कि आपने कंट्रोलिंग का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं किया। नो कंट्रोलिंग देन प्लानिंग इज ऑफ नो यूज बिकॉज इट विल नॉट बी चेक दैट एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। तो ये बात चेक ही नहीं करी जाएगी क्या जो सारी चीजें हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। Hence they both are interdependent and interlinked। तो ये दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों चीजें। ओके, एक बार इस पॉइंट को मैं वापस एक बार सीधी सादी भाषा में वापस बता देता हूं। ये हमारा है प्लानिंग, ये कंट्रोलिंग, पीसी। ओके, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो हमारे ये जो पी है यानी कि हमारा ये है प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग नहीं होती, आपने टारगेट ही नहीं दिया अपने आप को 70 प्लस मार्क्स लाने का, आपने क्या नहीं दिया? अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया। आपने क्या किया? अपने आप को 70 मार्क्स लाने का टारगेट नहीं दिया और आपके 45 मार्क्स आए, तो क्या आप कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे? नो सर, हम कंट्रोलिंग का फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम कंट्रोलिंग? सर अपने तो प्लान, हमने स्टैंडर्ड तो सेट ही नहीं किया अपने लिए। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? हम अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब हमने कोई स्टैंडर्ड ही तो सेट नहीं किया अपने अंदर, तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमें 70 प्लस मार्क्स लेके आने थे। जो मिला उसमें खुश हो गए, 45 मार्क्स आए, उसके अंदर हम क्या हो गए? खुश हो गए। तो इसके अंदर देखा जाए प्लानिंग नहीं हुई तो क्या कंट्रोलिंग भी नहीं हुई? नहीं हुई सर। अब आ जाते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि पहले तो हमने प्लानिंग नहीं की, इस बार हम कंट्रोलिंग नहीं करते। बच्चे ने सोचा तो है मैं 70 प्लस मार्क्स लेके आऊंगा। बच्चे ने क्या सोचा है कि मुझे कितने मार्क्स लेके आना है? 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। टारगेट है, पूरा प्लान है कि मुझे कैसे कैसे करना है। अब वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा। अब वो ये देख रहा है कि नहीं कि अगर मुझे आज मैंने कितने एमसीक्यूज कर लिए, 100 एमसीक्यू, आज मैंने कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं। अरे पता कैसे चलेगा जब तक आप कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं अप्लाई करोगे? पता कैसे चलेगा? आपने कहते कि आज मैंने 70 एमसीक्यूज कर लिए हैं, टारगेट कितने का था? कंपैरिजन नहीं किया, यानी कि कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया आपने। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी के दो बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स के ऊपर। और ये पॉइंट्स मैंने चैप्टर आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी सेम पॉइंट्स करवाए थे। एक बार मैंने उस टाइम कहा भी था मैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर वापस ये पॉइंट्स वाले उठाऊंगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम। कौन सा? प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन। एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव का मतलब है मूल्यांकन करना कि भाई अच्छा तुम्हारा कितना, तुम्हें इतना काम करना चाहिए था, तुमने कितना काम किया, तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया। मूल्यांकन करना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या? मूल्यांकन का। प्लानिंग का क्या मतलब है? थिंकिंग का प्रोसेस। और प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग to prescribe a particular course of action for achievement of his objective। अपने जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसकी अचीवमेंट के लिए, अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए, सॉरी, अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्लान ही तो बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम प्लानिंग के अंदर क्या कहते हैं? प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंकिंग। अब एक चीज बताओ, प्लानिंग करी क्या मुझे ना 95% प्लस लेके आने, कैसे लेके आऊंगा? एमसीक्यूज करके, पीवाईक्यूज करके, सारी चीजें कर करके मैं क्या करूंगा? 95 प्लस लेके आऊंगा। प्लानिंग इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंकिंग। क्या अच्छा मुझे ये काम किस किस तरीके से करना है, टू प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को वो उठा सके। अच्छा एमसीक्यूज करने, अच्छा ये दो रास्ते आ गए मेरे पास, अच्छा मुझे इसमें सैंपल पेपर्स करने हैं, यहाँ पे ऐसे करना है। क्या हुआ? एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आप इसमें डिसाइड करते हो प्लानिंग के अंदर। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव as if to check whether the desired courses of action is followed or not। ये चीज देखना कि बहुत, मैंने कहा ना मूल्यांकन करना, कंपेयर करना। 45 मार्क्स, 75 मार्क्स, ओके 70 मार्क्स, कितने के डेविएशन? 25 मार्क्स, डेविएशन आ गई। गलती किस वजह से हुई? इस पर्टिकुलर कारण से हुई, मोड़ लो, ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट्स है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, और ये फीचर्स के अंदर मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। अब वापस बता देता हूं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही है। अब किस किस तरीके से? काफी जगह आपको लगेगा सर प्लानिंग का तो समझ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे, यहाँ पे कंट्रोलिंग समझ जाएगा, यहाँ पे प्लानिंग कैसे।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आगे फॉरवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, सॉरी बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, कि पीछे किस तरीके से देखते हैं। अब एक चीज बताओ, आप अपने प्लान बनाते हो तो प्लान किसके हिसाब से बनाते हो, कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, कि अगर आप कहते हो कि इस साल मुझे अपने, अब जैसा आपने 11th करके आप क्लास 12 के अंदर क्या सोचते हो, मुझे 95% प्लस चाहिए, आप उसके लिए क्या कहते हो, इस साल मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, इस साल मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, इस साल मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने अपने ये जो प्लान बनाया कि मैं इन सारी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था? हाँ जी सर। क्या आपने बैकवर्ड दे, आपने पीछे मुड़ के अपने अतीत को देखा और अपने अतीत में से कुछ गलतियां उठाई, जिससे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सारी गलतियां करी, अब इन गलतियों को मैं सुधारूंगा। इसके अंदर क्या कहते हैं, प्लानिंग इज डन कंसीडरिंग द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रीवियस ईयर फीडबैक रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन। यानी कि हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर, अच्छा पिछले साल हमने क्या क्या किया था, पिछले साल हमने ये सारे पॉइंट्स किए थे, वो सारे पॉइंट्स किए थे, अच्छा इस बार पिछले साल हमने ये गलती की थी, इस साल वो गलती नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग ऑफ बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड, आपने कभी और सुने? आपके जैसे एक टेस्ट, हम एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका एक आपके क्लास के अंदर 3 टेस्ट हुए, ठीक है। पहले टेस्ट के अंदर आपके 19 मार्क्स है, दूसरे टेस्ट के अंदर आपके 19.5 मार्क्स है, तीसरे टेस्ट में आपके 15 मार्क्स है। आपकी टीचर पता है क्या कहेगी, यार एक चीज बताओ, आपके पिछले परफॉर्मेंस, आपकी पिछली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, आज की आपकी परफॉर्मेंस गिरी क्यों? आपकी पिछली, पिछली मींस पास्ट, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, आज आपकी परफॉर्मेंस गिरी क्यों? इसके अंदर हम देखते हैं, मैनेजर लुक to the previous year performance report to find out the deviation from the standards, कि आपको इस साल आपका क्या था, आपने पिछली बार जैसे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपने पिछली बार 11th के अंदर 75 मार्क्स स्कोर किए, इस बार आप 70 लेके आ रहे हो, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर 900 बॉक्सेस। जैसे हम भाई का एग्जांपल लेते हैं, हम पिछले साल आपने, आपकी कंपनी ने 900 यूनिट जो थी ना, एक मोबाइल फोन की सेल कर दी आपने, यूनिट ने क्या किया, आपकी कंपनी ने 900 यूनिट एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन की पिछले साल सेल कर दी थी, ठीक है। इस साल आपने 850 यूनिट की सेल आउट की है, आपने कितनी करी, 850 यूनिट की आपने सेल आउट करी है। तो अब मैनेजर पता है क्या करेगा, मैनेजर लुक बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्या पिछले साल ऐसी क्या क्या हमने चीजें करी थी कि हमने 900 यूनिट्स का टारगेट अचीव कर लिया था, इस साल तो हम 850 के यूनिट्स के ऊपर है, पिछले साल के मुकाबले इस साल हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। इसके अंदर भी देखो, प्रीवियस ईयर हमने 900 यूनिट बनाए, target was completed, but this year only 850 boxes was completed, then manager will find out the reason of deviation। तो मैनेजर देखेगा कि बॉस अगर डेविएशन आ रही है तो उस डेविएशन का कारण क्या है। अगले पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है फॉरवर्ड लुकिंग। अब आपको भी पता है प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, किस तरीके से, सर हम फ्यूचर के बारे में तो बात करते हैं, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, किस तरीके से हम अगर आज गलती को सुधारें, क्यों सुधारें, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारी गाड़ी ट्रैक पे रहे, बस इतनी सी बात है। इसके अंदर प्लानिंग के अंदर क्या कहता है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट एडवांस एंड फॉर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम फ्यूचर के अंदर देखते हैं, हम फॉरवर्ड लुक करते हैं कि अच्छा भविष्य में ये सारी चीजें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर क्या कहते हैं, डज नॉट एंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। 70 नंबर को 45 मार्क्स से कंपेयर तो कर दिया, 25 नंबर की डेविएशन तो दिख गई इसके अंदर विद द प्लान परफॉर्मेंस, बट आल्सो फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन सो दैट इट डज नॉट अकर इन फ्यूचर, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर ऐसी गलती हमसे दोबारा ना हो। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। मेकिंग कंट्रोलिंग ओके, प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग। प्लानिंग की मदद से क्या होता है, हमारी कंट्रोलिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं किसके साथ हमें कंपेयर करना है। और कंट्रोलिंग क्या करती है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करती है, अच्छा इस साल ये गलतियां होगी, इन्हीं गलतियों के बेस पे हम अगले साल हमारी ये गलतियां नहीं करेंगे, इससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये तो था आपका रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आएगा। आज हम क्या करने वाले, आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर का डी एंड करने वाले, यानी कि आज हम क्या करने वाले, कंट्रोलिंग का प्रोसेस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का कोई है तो फिर वही है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हालांकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट में भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ही है। सबसे ज्यादा बार आने वाला सीबीएसई में क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ही है इस चैप्टर में से। तो आइए शुरू करते हैं आसान से टॉपिक को। एक कहानी के अंदर दोनों चीजें समझा दूंगा मैं। मुझे कहता हूँ कहानी से ही बिजनेस समझनी चाहिए, बिजनेस को लाइनों से नहीं कहानियों से समझना चाहिए। वापस एक कहानी सुना देता हूँ आपको। आज काम करता हूँ, एक नहीं दो कहानी सुनाता हूँ, एक आपकी कहानी, एक मेरी बिजनेस की फर्म की कहानी, ठीक है। दो कहानियां सुनाऊंगा आज, ठीक है। आज पहली कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास कहानी 1, क्या हमारे पास कहानी 1, कहानी 1 सुनाता हूँ। कहानी 1 है आपकी। आप एक स्टूडेंट हो,
हंसते खेलते बच्चे हो आप, आपका नाम है चिंटू, आपका नाम क्या है? चिंटू नाम है आपका, ओके। आप वो चिंटू हंसते खेलते बच्चे हो, पढ़ाई में अच्छे हो। आपने क्या किया, इस साल आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था, कौन सा? आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्यों अभी वही अप्रोच हो रहे हैं। सबसे पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर आपने अपने आप को एक टारगेट दिया, अपने आप को क्या दिया, वर्ड पे ध्यान देना, एक टारगेट दिया। कितने का? सर मुझे इस बारी 70 प्लस चाहिए। आपके एक्चुअल में कितने नंबर आए थे? 45 मार्क्स आए थे आपके। आपने देखा कि यार मैंने इस साल मैंने सोचा था कि मुझे एमसीक्यूज करने थे, पीवाईक्यूज करने थे और सैंपल पेपर्स करने थे, जिनमें से मैंने एमसीक्यूज कर लिए थे, पीवाईक्यूज कर लिए थे, सैंपल पेपर नहीं किए थे, सैंपल पेपर नहीं किए थे। अब ये जो पूरी कहानी समझी, फिर आपने क्या किया, आपने सैंपल पेपर्स करे और आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लिया। सीधी सादी कहानी थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो थी नहीं कहानी के अंदर। तो ठीक है, आपने ये सारी चीजें करी, ये तो थी आपकी कहानी। अब कहानी सुनाता हूँ आपको मैं मेरी कहानी का, लिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब कहानी सुनाता हूँ मैं आपको मेरी कहानी 2। एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, एक बिजनेस फर्म है ये। अब ये बिजनेस फर्म किसकी है? राजू भाई की। राजू भाई की ये बिजनेस फर्म है, इसके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज से, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उन एम्प्लॉयज से एक बात कही गई है, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे क्या कहा गया है, उनसे हमने ये चीज कह दी कि बॉस आपको इस महीने आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ये मैंने उन्हें क्या दिया, टारगेट दिया। मैंने क्या दिया उन्हें, टारगेट दिया। प्रोड्यूस करी उन्होंने 950, 950 यूनिट्स। 50 यूनिट्स की कमी आ गई, 50 यूनिट्स की क्या आ गई, यहाँ पे कमी आ गई, 50 यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की कमी आ गई। अब जब 50 यूनिट्स की कमी आई, मैंने कारण पूछा कि भाई क्या हुआ। कहते कि सर जो मशीनरी थी ना, मशीनरी, एक पहला कारण था, मशीनरी जो थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, मशीनरी खराब हो गई थी। दूसरे कारण में हमने पूछा तो कहता है कि सर मैं थोड़ा लेजी हो गया था। मैं क्या हो गया था, लेजी हो गया था, यानी कि इनइफेक्टिव हो गया था, काम टाइम से नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को, मैंने इसकी तो क्या करवा दी, मैंने इसकी तो करवा दी रिपेयरिंग और इसे भेज दिया ट्रेनिंग के ऊपर। अब इन दोनों को मैंने जब करेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, मेरे जो 1000 रुपए, जो 1000 यूनिट्स का टारगेट था वो क्या होगा, अचीव हो गया। कहानी समझ लिया आप लोगों ने, ये 2 कहानी थी। अब एक कहानी से ही आपका ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ना, वो यूं निपट जाएगा, एक कहानी से, सिर्फ एक कहानी से। अब वापस आ जाता है, अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस कहां से चालू होता है। मैं कहूँ डेफिनेशन से आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूरा याद हो जाएगा। डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। सर पहला स्टेप है, नहीं ये तीसरा स्टेप है। तो इससे पहले तो सर हम यहाँ से क्यों चालू करते हैं, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। एक चीज बताओ, पहले क्या आप सीधा कंपेयर करोगे, पहले अपने एक्चुअल प्लान परफॉर्मेंस को प्लान करोगे कि भैया मैंने जो प्लान परफॉर्मेंस है कि मुझे क्या नंबर चाहिए, मुझे किस हिसाब से नंबर चाहिए, पहले उसे प्लान करोगे ना। सबसे पहला स्टेप ही क्या है, सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड। आपके एग्जांपल के अंदर आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अपना टारगेट क्या बनाया था, 70 प्लस मार्क्स। यहाँ पे क्या बनाया था, 1000 यूनिट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंट्रोलिंग के अंदर, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्लान परफॉर्मेंस की। बहुत आपको अपने आप से परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, आप क्या करते हो, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि यार मुझे अपने आप से इतनी परफॉर्मेंस चाहिए। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, टारगेट विद व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी कंपेयर्ड। एक चीज बताओ, जब इसमें 45 मार्क्स आए थे इसके, मैंने किसके साथ इसे कंपेयर किया था, सर 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स क्या थे आपकी, 70 मार्क्स थे आपके स्टैंडर्ड्स थे, आपकी प्लान परफॉर्मेंस थी। इस एग्जांपल पे आ जाओ, दूसरे एग्जांपल के ऊपर। कौन से एग्जांपल के ऊपर, इसके एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जो 950 यूनिट आपने बनाई थी, यहाँ पे जो आपने 950 यूनिट बनाई थी, मैंने किसके साथ कंपेयर किया था, सर 1000 यूनिट के साथ। और ये जो 1000 यूनिट थी वो क्या थी, आपके स्टैंडर्ड और आपकी प्लान परफॉर्मेंस ही तो थी। इसके अंदर टारगेट विद व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी कंपेयर्ड, टारगेट जिसके साथ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर होगी, शुड बी न्यूमेरिक इन टर्म्स। शुड बी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए टर्म्स के अंदर। सर न्यूमेरिक क्यों होनी चाहिए। अब अगर ये बच्चा है, ये कहता है यार मुझे ना इस साल, इसने अपने आप को टारगेट जो है ना, टारगेट दिया, लेकिन टारगेट 70 प्लस का नहीं दिया। पता है क्या टारगेट दिया, अच्छे नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। अब एक चीज बताओ, अच्छे नंबरों की वैरायटी अलग अलग है। अगर किसी टॉपर बच्चे से पूछो कि बहुत अच्छे नंबर का क्या मतलब होता है, तो वो कहता है कि बहुत 75 प्लस है वो मेरे लिए अच्छे हैं।
कोई मीडिया कोर्स से पूछो, वो कहेगा कि सर 80 नंबर का पेपर है तो 65 से 75 तक आए मेरे लिए अच्छे नंबर हैं। अब अच्छे नंबर के तो स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग है। अब इसके लिए इसने कहा मुझे अच्छे नंबर लेके आने, और कितने अच्छे नंबर, इसके हिसाब से क्या पता 45 अच्छे नंबर हो, हमें क्या पता इसके लिए, हमें क्या पता काफियों के लिए तो 33 भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं, काफियों के लिए तो पास होने ही बहुत अच्छे नंबर हो जाते हैं। तो देखा जाए अगर जब तक ये डाटा स्पेसिफिक नहीं है, जब तक मैं आप अगर अपने आप को मुझे एमसीक्यूज करने हैं, आप अगर अपने आप पे छोड़ दो, मैं कहूँ दिन के अंदर आप 50 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करोगे, लेकिन जब आप अपने आप को दिन का टारगेट दे देते हो ना कि आज मुझे 100 एमसीक्यूज करने हैं, तब 100 ही एमसीक्यूज करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होती है, पिक्चर क्लियर होती है। इसलिए जो आपके गोल होते हैं ना वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए, स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच द टारगेट इज टू बी अचीव। और ऐसा नहीं है कि बहुत आपको काम, जैसे इसने भी कह दिया मुझे टारगेट जो है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर नहीं, इस एग्जांपल में मैं कहता हूँ मैंने अपने एम्प्लॉयज से कह दिया कि बहुत 1000 यूनिट्स बनाने, मैंने अपने एम्प्लॉयज से क्या कहा कि आपको क्या करना है, आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं। अब मैंने एक तो टाइम लिमिट बताई नहीं कितना टाइम के अंदर, मैं 1 महीने बाद क्या भाई बना ली, कहते कौन सी सर अभी तो काम चालू करेंगे, आपने टाइम लिमिट थोड़ी ना दी थी, आपने टाइम लिमिट थोड़ी ना दी थी कि हमें ये ऐसे काम करना है। तो मैं क्या कहूँगा उनसे, अरे भाई टाइम लिमिट नहीं दी तो क्या हुआ, खुद ही मान लेते हैं सर आपने मुझे टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी। अगर आप हमें पहले कह देते कि आपको 1000 यूनिट्स पहले 1 महीने के अंदर बनाने, तो हम उसी महीने में इतना काम करते कि आपका जो टारगेट था हम उसे क्या कर लेते, अचीव कर लेते, आपका टारगेट हम क्या करते, अचीव कर लेते। अगर इस एग्जांपल के अंदर देखा जाए, मैं आपसे कहता हूं कि आपको दिन के 100 एमसीक्यूज करने, आपको क्या करना है दिन के 100 एमसीक्यूज करना, आपको दिन के 100 एमसीक्यूज करने हैं। तो अगर आपने आज का टारगेट अचीव नहीं किया, आपने क्या किया, आपने अपने आपको टाइम लिमिट नहीं दिया कि आपने कहा कि आज मुझे ना 100 एमसीक्यूज पूरे करने हैं, मुझे क्या करना है, वो आपने ऐसे कहा नहीं, क्या था आप मुझे सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, पूरे कर पाओगे एमसीक्यूज नहीं, जब टाइम लिमिट दे दिया आज के दिन में ही करना है तो 100 एमसीक्यूज पूरे करोगे। तो इसके अंदर हम कहते हैं जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो न्यूमेरिक इन टर्म्स होने चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको स्पेसिफिकली न्यूमेरिक टर्म्स के अंदर बताना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो सके। साथ ही साथ ये स्पेसिफिक करनी चाहिए आपको टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अब सर अब तो आ जाए सर कंपेयर करने को एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस, मैंने कहा रुको, प्लान परफॉर्मेंस तो देख लिया आपने, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी तो देखो, यानी कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड देते हो। मैंने इसे सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड दिया था, टारगेट दिया था मैंने 70 प्लस, टारगेट दिया था 1000 यूनिट्स। अब क्या बात हुई, अब मेजरिंग परफॉर्मेंस, अब सबसे पहले एक हम दोनों को कंपेयर करने से पहले एक को तो निकाल दिया, दूसरे को भी तो निकालोगे, यानी कि आप क्या करोगे, मेजर करोगे परफॉर्मेंस को, यानी कि मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब जैसे इसके अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया तो कितने नंबर बने आपके, 45 मार्क्स बने। इसके अंदर आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया तो कितने बने, 950 यूनिट्स बने, यानी कि आपने अपने आप को टारगेट दे दिया। अब उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने कितना काम किया ये भी तो देखो, आपने दिन के 100 एमसीक्यूज कहे थे, आपने 90 कहे, यानी कि आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट ही तो किया, अच्छा ये वाले 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कर करके, अच्छा मैंने आज 90 एमसीक्यूज पूरे कर दिए, दिन का टारगेट है 100, 10 और कर लेता हूं ताकि दिन का टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करी जाती है, बाय इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट मतलब करना, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मोलताल करना, कि देखना, कि इवैल्यूएट करना कि द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज व्हाइल एम्प्लॉयज, ओके, व्हाइल मेजरिंग। और एक और चीज होती है, अब एक चीज बताओ, आपने अपने आप को कहा कि यार मुझे ना एक चैप्टर करना है इस एक हफ्ते के अंदर, मुझे एक चैप्टर करना है एक हफ्ते के अंदर अंदर, आपने न्यूमेरिक टर्म्स आपके आ गया कि एक चैप्टर करना है, स्पेसिफिक आपने वो भी कर लिया टाइम लिमिट। लेकिन काफी बार क्या होता है, हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव करने के चक्कर में, ध्यान से सुना, हम अपने टारगेट को जल्दी अचीव करने के चक्कर के अंदर उनकी क्यूरिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे क्या होता है, आपने भी देखा होगा, पहले 1 2 पेज, अगर एक चैप्टर के अंदर 10 पेज है, पहले 5 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़े, आखिरी 5 पेजों में आलस आ गया, या जल्दी निपटाओ यार, अब निपटाओ यार, बहुत हो गया यार, निपटाओ निपटाओ। यानी कि क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो गए, आपने कहीं ना कहीं क्वालिटी के अंदर क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। मेजरिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी एक चीज कहते हैं, प्रोफाइल मेजरिंग बोथ क्वालिटेटिव ओके एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मस्ट बी मेजर्ड, यानी कि अगर आपने 1000 यूनिट्स का टारगेट दिया था ना बॉस, तो ये भी देख लो कि वो 1000 यूनिट्स का अगर टारगेट अचीव हो गया तो किस तरीके के बॉक्सेस बनाए, ढंग के बॉक्सेस बनाए नहीं बनाए, सीधा काम चलाओ बॉक्सेस बनाए। हम उन्हें काम के पैसे देते हैं ढंग के काम करने का, वो ढंग का काम ही ना करें फिर। बिकॉज समटाइम्स एम्प्लॉयज अचीव क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स बट लैक क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि काफी बार एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को तो अचीव कर लेता है, 1000 यूनिट्स बोलोगे बना देंगे, लेकिन वहां पे उनमें क्वालिटी नहीं आती। तो सर अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स तो कर लिए हैं, अब आ जाओ मतलब के ऊपर। अब पहले डेफिनेशन क्या होती थी मेरी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब कंपेयर करना है, प्लान परफॉर्मेंस हमने देख लिया कि हमने इसके अंदर क्या किया, 70 प्लस मार्क्स आए 45 मार्क्स, यहाँ पे क्या हुआ प्लान परफॉर्मेंस 1000 यूनिट, तो प्लान परफॉर्मेंस सही है।
कंपेयरिंग प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। 70 को 45 से कंपेयर किया हम लोगों ने, 1000 को 950 यूनिट से हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हम क्या कहते हैं, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन। अगर आपकी परफॉर्मेंस बराबर है, 70 मार्क्स में से 70 लेके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, 70 प्लस लेके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 से कम लेके आए तो आपने एक चीज कर दिया, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। आपने क्या लेके आ गए, आप अपने अंदर आप लेके आ गए हो बॉस, डेविएशन लेके आ चुके हो। आप क्या लेके आ चुके हो, डेविएशन लेके आ चुके हो। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कितने नंबर की डेविएशन आई सर, 25 नंबर की डेविएशन आ गई। यहाँ पे कितने की डेविएशन आई सर, यहाँ पे 50 यूनिट्स की डेविएशन आ गई। यहाँ पे क्या हुआ सर, 50 यूनिट्स की क्या आ गई, यहाँ पे सर डेविएशन आ गई है 50 यूनिट्स की। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल मैंने छोटा कर दिया, एक सेकंड रुकना गई। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं हो रहा हूँ बोर्ड पे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे होता ही नहीं यार ये तो, चलो कोई बात नहीं। चलो 50 यूनिट्स की बात हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे डेविएशन आ गई 50 यूनिट्स की, यानी कि आपने क्या किया, कंपेयर करी परफॉर्मेंस, तभी तो आपको डेविएशन पता चली। तो कंपेयरिंग का मेन मोटिव ही क्या होता है, डेविएशन पता करना। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किसके अगेंस्ट कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। यानी कि हम क्या कहते हैं, कंपेयर प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, यानी कि आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो प्लान और एक्चुअल आउटपुट को। इफ इट मैच then it means that work is done according to the plan। अगर 70 मार्क्स लेके आ गए बहुत बढ़िया, अगर 70 प्लस लेके आ गए और बढ़िया, लेकिन अगर कम आ गए, if any deviation then find out the reason of deviation and take corrective measures and bring it on track। यानी कि गलती हो गया, अगर कम आ गए तो आप क्या करोगे, सुधार करोगे, सुधार करके आप उसे वापस ट्रैक पे लेके आ जाओगे। तो अभी तक क्या हमने डेफिनेशन के अंदर हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं, अब अगले ही 3 स्टेप्स और करने हैं, उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक की कहानी से आप लोगों को पहले 3 स्टेप्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब नई कहानी से अगला एक स्टेप बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही यही है बॉस। अगर एग्जामिनेशन के अंदर इस जो टॉपिक है, नहीं है जो टॉपिक है, इसकी खासियत पता है क्या है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। 3 नंबर में आएगा तो कल यही पॉइंट पूछा जाएगा, एनालाइजिंग डेविएशन। काफी बार यही पॉइंट 4 नंबर में आ जाता है। इसके बाद कि यहाँ पे करेक्टिव मेजर, इसका जो अगला पॉइंट है वो पूछ लिया जाता है, और 6 नंबर के अंदर पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है। हर एक फील्ड के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो वापस एक नई कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को इसी टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, 2 केसेस लेके चलेंगे इस केस के अंदर भी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम इस केस के अंदर भी। सबसे पहले देखते हैं, अब बारी आ जाती है। अब देखो डेविएशन तो होगी, अब हम मानते हैं कि अब एक जो रास्ता था ना, दो रास्ते को लेते हैं। आपने परफॉर्मेंस बेटर करी, हो गया कोई बात नहीं, उसके पहले हम फिक्र नहीं करेंगे। आपने परफॉर्मेंस ऑन द टाइम करी, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। आपने परफॉर्मेंस में कमी दिखाई, हम किसके बारे में देखेंगे, जहां पे आपने परफॉर्मेंस में कमी दिखा दी है वहां पे ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे 4th स्टेप के ऊपर, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। की बॉस हम क्या कहते हैं, डेविएशन को एनालाइज करो कि बॉस ये देखो कि भाई गलती हुई है तो हुई क्यों है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे आपकी डेविएशन को। ठीक है, तो डेविएशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आपकी जो डेविएशन है ना, 2 तरीके से हो सकती है। आपने अपने आप को 70 मार्क्स का टारगेट किया, एक तरफ तो आपके आ रहे हैं 45 मार्क्स, एक तरफ आ रहे हैं आपके 65 मार्क्स। अगर डेविएशन माइनर है, 5 एक नंबर की डेविएशन है, कि आप 5 एक नंबर कम लेके आ गए, या मैं कहूँ आपके 68 मार्क्स आ गए, 1-2 नंबर की डेविएशन आ गई, ये कौन सी है, माइनर डेविएशन विच कैन बी इग्नोर्ड। आप क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, शायद थोड़ी सी कमी रहेगी थी, बाकी मतलब आपने अपने टारगेट की तो पास आके रुकते हो, यानी कि आपने माइनर डेविएशन करी है, उसे आप इग्नोर कर सकते हो, उसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर आपने 70 का टारगेट रखा है, 68 आएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा पर इतना नहीं लगेगा जितना आपके 45 मार्क्स आने पे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डेविएशन है, क्रिटिकल डेविएशन है। ये क्या है, क्रिटिकल डेविएशन है व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। Okay, there are 2 techniques of analyzing deviation। 2 टेक्निक्स हैं जिससे हम डेविएशन को एनालाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो 2 डेविएशन। सबसे पहली टेक्निक जो आती है यहाँ पे, सबसे पहली टेक्निक वो होती है हमारे पास क्रिटिकल। किसी बच्चे की ख्वाहिश ही थी कि एक कलर आई जाए, है ना। चलो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यार, चलो मैं कह रहा हूँ आज किसी को ब्लैक से पढ़ना नहीं। ओके, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सबसे पहला वे है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहां से हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं। 2 केसेस बना के समझाता हूं अच्छे से। पहला केस देखो इसके अंदर, ठीक है, केस नंबर 1। पहला केस लेके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम दूसरा केस लेंगे, केस 1 और केस 2। मैं कहता हूं आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
एक तरफ है आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, नहीं कह सकते वैसे इस फॉर्म के अंदर, पर हम ये कह सकते हैं कि जहां से मतलब जो आपके गुड्स हैं ये शिफ्ट किए जाते हैं, इसे हम पोस्टल डिपार्टमेंट कह देते हैं। ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए से बढ़ गई है। दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपकी कॉस्ट क्या हो गई है, 10 रुपए से बढ़ गई है। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करके लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पशंस लेके चल रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी 10 रुपए से जो कॉस्ट बढ़ी है वो इज ड्यू टू इंक्रीज इन पोस्ट कॉस्ट, इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्टैंड कॉस्ट कह सकते हैं हम, स्टैंड कॉस्ट। दो डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की ली मैंने, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट दोनों के अंदर 10-10 रुपए से इंक्रीज हो रही है आपकी यूनिट, दोनों के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो कहां से इंक्रीज हो रही है, 10 रुपए से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पोस्टल डिपार्टमेंट, वहां पे हम ये कह रहे हैं जब पोस्टल डिपार्टमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो किस चीज के लिए वजह से आए हैं, वो इज ड्यू टू आपकी जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग है ना वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उनके जो चार्जेस हैं, जो कंपनी के चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट, दोनों के अंदर आपके क्या हुआ, आपकी चीजें आपके दोनों के अंदर आपकी 10-10 रुपए से आपकी प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब एक चीज बताओ, किसके अंदर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आएगा, यानी कि एक चीज मैं आपसे पूछूं कि कौन से डिपार्टमेंट आपका मेजर डिपार्टमेंट था और वहां पे कोई तकलीफ आने से आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिटिकल पॉइंट ये कंट्रोल कहता है अगर दो डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों डिपार्टमेंट में सेम तरीके की डेविएशन आएगी, हम सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट की डेविएशन सॉल्व करेंगे, जो क्रिटिकल नेचर की होगी, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेविएशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डेविएशन। इसके अंदर क्या कहते हैं, की फोकस ऑन द मेन एरिया व्हिच अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पोस्टल डिपार्टमेंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर कहते हैं अंडर दिस अप्रोच डेविएशंस ऑफ क्रिटिकल नेचर आर फोकस्ड इमीडिएटली। इसके प्रति जो भी डेविएशन जो क्रिटिकल नेचर की होती है, कौन सी नेचर की होती है, क्रिटिकल नेचर आर फोकस्ड इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे आपकी डेविएशन थी क्या होगी, क्रिटिकल नेचर की होगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, मेन डिपार्टमेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंपैक्ट होता है। यहाँ पे आप होगे सर ये भी तो मेन इंपैक्ट हो सकता है, हालांकि इसके अंदर मैंने पहले कह दिया कि इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट बढ़ी है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट की वजह से बढ़ी है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग थी जो आप एक पर्टिकुलर कंपनी से करवाते थे, स्टैम्प कॉस्ट होगी, ये जो थी वो आपकी बढ़ चुकी है। अब पहली बात तो इस केस के अंदर मैनेजर का इस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर इट, नो कंट्रोल ओवर इट। मैनेजर का इसके प्रति कोई कंट्रोल ही नहीं होता, उस चीज को नहीं सुधार सकता, लेकिन मैनेजर हैज फुल कंट्रोल ओवर इट, मैनेजर को पूरा यहाँ पे कंट्रोल होता है। ओके अब जैसे यहाँ पे मैंने केस यहाँ पे भी ले केस टू लिया, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी ना आपकी 10 रुपए से इंक्रीज होगी, यहाँ पे आपकी पोस्टल कॉस्ट भी 10 रुपए से इंक्रीज होगी, ठीक है। कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इमीडिएटली स्टेप्स नीड टू बी टेकन। आप इसे अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट स्टेप्स आपको लेने ही पड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं पोस्टल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹10, इसे आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इट अकर रेयरली, क्योंकि होता है बहुत कम बार है आ रहा है। ओके रियली नहीं, बिकॉज इट अकर रेयरली एंड मैनेजर, ओके एंड मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर इट, और मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वैसे है इसके अंदर क्या, कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है यहाँ पे। तो ये तो था आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब मैं आ जाता हूँ, अब आपको लेके चलता हूँ एक और कहानी के ऊपर। अब ये कहानी कौन सी हमारे पास, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस की कहानी। कौन सी कहानी है हमारे पास, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस की कहानी है। वापस एक नए पेज पे लेके चलता हूं आप लोगों को। अब कहानी नंबर 3, आज के दिन की 2 कहानी सुना चुका मैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी कहानी नंबर 3 के ऊपर। अब मैं आपको कहता हूँ वापस 2 केसेस लेके चलते हैं। वापस क्या लेके चलते हैं, 2 केसेस लेके चलते हैं। ये आगे आपके पास केस 1, ओके ये आपके पास केस 1 है, केस 2 है। इस बार मैं कहता हूँ कि आज आपको पहली बार बड़ी दिक्कत आ गई थी ना, तो मैंने कहा इस बार आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, और दोनों जगह मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 2 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। सर
अब एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो मैं डेविएशन समझाने वाला हूँ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? एक बार के लिए छोड़ देना उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डेविएशन माइनर नेचर की है, यानी कि छोटी सी डेविएशन है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1-2 रुपए से बढ़ी है, क्या है माइनर डेविएशन, आप क्या कर दोगे, उसे छोड़ दोगे, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई है, बड़ी डेविएशन है, क्या करोगे, पकड़ के रखोगे इसे। हम इसके अंदर क्या कहते हैं, मैनेजर इग्नोर द माइनर डेविएशन टिल अ सर्टेन डिग्री फॉर विच, ओके, अब यहाँ पे सर्टेन डिग्री 2 रुपए तक आए कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक आए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसने 4 या 5 का आंकड़ा पार कर लिया, इसने 4 या 5 का आंकड़ा जो था वो उसने क्या कर दिया, पार कर दिया, मैनेजर आ जाएगा भागता भागता कि बॉस अब होगी, बड़ी गलती हो चुकी है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसे इग्नोर करता है। मैनेजर शुड नॉट वेट, अब कंपनी का क्या मानना है, कंपनी कहती है कि मैनेजर जो है ना, हमारा मैनेजर साहब बड़े प्रीसियस है, शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी एंड कंसंट्रेट ऑन मेन मैटर्स, उन्हें मेन मैटर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, ऐसी तुच्छी बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा केस 1 लेके चलता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें आपकी इंक्रीज हुई 2 रुपए से, इसमें 10 रुपए से इंक्रीज है, इट कैन बी अवॉइडेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 2 रुपए से इंक्रीज हुई कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज इट विल अफेक्ट द प्रॉफिट बाय ह्यूज अमाउंट, लेकिन अगर आपकी पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए से बढ़ गई है, सर बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, जल्दी फोकस कर लोगे। इतनी बात है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लिखने का सारे तरीके यहीं पे मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अब क्या क्या एडवांटेजेस होती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की। सबसे पहले पॉइंट आता है यहाँ पे सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर, कि टाइम और एनर्जी जो होता है मैनेजर का उसे सेव करता है। मैनेजर फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया, मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर फोकस कर सकता है। माइनर डेविएशन, देखो जो एक दो रुपए की जो डेविएशन आ गई, अब क्या जो एम्प्लॉयज है वो कहेंगे सर 1-2 रुपए की डेविएशन आ गई, मैनेजर क्या कहेगा तुम लोग देख लो, अब इससे क्या होगा, वो लोग देखेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस, क्या मिलेगा उन्हें, एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर माइनर डेविएशन आर सोल्ड बाय द सबऑर्डिनेट व्हिच गिव्स देम एक्सपीरियंस, उन्हें क्या मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये जो था आपका एनालाइजिंग डेविएशन, उसके बाद बहुत ही छोटे, बस वीडियो खत्म ही होने वाली है, चैप्टर मतलब खत्म होने वाला है, बस अब थोड़ा सा इंतजार हो। टेकिंग करेक्टिव मेजर, अब हमने देख तो लिया, भाव तो ली कि गलती क्या थी, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमने एनालाइज कर दिया डेविएशन को, अच्छा डेविएशन इस तरीके से थी, क्या क्या थी जिसके कारण थे, हमने सारी चीजों ऊपर देख ली, अब बारी है उसी डेविएशन को क्या करने की, सही करने की, टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब इसके अंदर क्या होता है, अब देखो जैसे हमने कहा कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदली है तो अब क्या कहोगे, यार इसे ऐसे रहने दो, क्योंकि काफी बार क्या होता है छोटी सी सिचुएशन को करेक्ट करने के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। लेट द सिचुएशन रिमेन द सेम इफ द डेविएशन आर माइनर, अगर डेविएशन छोटी सी है सेम रहने दो। रीफ्रेम द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपकी फैक्ट्री पहले 12 घंटे चलती थी, आपने 3000 यूनिट्स का टारगेट दिया था, अगर आप 6 घंटे होगी कोविड की वजह से, और अगर आज भी आप अपनी फैक्ट्री को 3000 यूनिट्स का टारगेट देते हो आप अपनी फैक्ट्री को, तो क्या हुआ, आपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो उनके परफॉर्मेंस क्या मैच करेगी, नहीं करेगी। Reframe the policies according to the business environment. Taking corrective measures, अब corrective measures के लिए क्या कह सकते हो, जैसे मैंने कहा sending employees for training in case of inefficiency, आप अपने employees को ट्रेनिंग पे भेज सकते हो अगर आपको लगे कि यार इन employees के अंदर कुछ ना कुछ या कॉस्ट ज्यादा ले रहे हैं या टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो हम उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने employees को ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग द मशीन इन केस ऑफ डिले, इन केस ऑफ डिले इज ड्यू टू मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी खराब हो गई थी जिस वजह से काम नहीं कर पाए, आप क्या करोगे, मशीनरी को रिपेयर करवा दोगे। अब यहाँ पे हम 2 डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं थोड़े, आपको लिखना नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। अपर डिवीजन क्या होता है, डाउनवर्ड डिवीजन क्या होती है, इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड्स रिवाइज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है आपके स्टैंडर्ड्स रिवाइज होते हैं, इसका पार्ट नहीं है ये अलग पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है आपके स्टैंडर्ड्स रिवाइज होते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपके यूनिट को टारगेट दिया गया था 1000 यूनिट्स का, ठीक है, आपकी फर्म ने बनाई 900 यूनिट्स, आपको लगा कि यार कुछ ना कुछ कमी है क्योंकि इन्होंने मेहनत पूरी करी है, या असम्पशंस हैं कि आपने मेहनत बहुत करी, एम्प्लॉयज सही तरीके से चले, सारी चीजें हुई है, फिर भी 900 यूनिट्स है, क्या दिक्कत होगी, बाहर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गया, आप क्या कहोगे, चलो कोई बात नहीं, अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया, आपने अपना जो 1000 यूनिट्स का टारगेट था उसे 925 कर दिया ताकि वो अचीव कर सके। दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, आपके एम्प्लॉयज उसी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन आपके यूनिट्स आपके एम्प्लॉयज ने 1000 यूनिट्स करे थे, 1200 यूनिट्स में, आप क्या कहोगे, यार इसने तो 200 यूनिट ज्यादा बना, आप क्या कहोगे, आपको जो आपका टारगेट है वो 1300 है, अचीव करोगे ना। अपर डिवीजन क्या होता है, परफॉर्मेंस इज हायर देन द स्टैंडर्ड सेट, उसे हम अपर डिवीजन कहते हैं। इफ द परफॉर्मेंस इज लोअर देन द स्टैंडर्ड सेट, हम उसे डाउनवर्ड डिवीजन कहते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है, इसके बाद आपके चैप्टर का भी समाप्ति है, लास्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कौन सा, फीडबैक। अब फीडबैक काफी सुना होगा, सिर्फ फीडबैक दीजिए ना हमारे प्रोडक्ट का। फीडबैक क्या होता है, यानी कि आपको हमारी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको हमारे प्रोडक्ट को देख के कैसे महसूस हुआ, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी तो फीडबैक होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो उसके अंदर कोई खराबी है, उसने उसे सही किया, उसके अंदर क्या हुआ,
एक फीडबैक आ गया ना कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स का रीजन क्या होता है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करते हैं। फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स, यानी कि जब आप अपने करेक्टिव मेजर्स डिसाइड कर लो, आपने देख लिया कि बॉस उस गलती हुई, मशीनरी के अंदर खराबी आ गई, आपने उसे करेक्टिव मेजर्स के साथ मशीनरी को रिपेयर करवा के कर दिया। फीडबैक रिपोर्ट किस कब बनाया जाता है, आफ्टर सजेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स के बाद बनाया जाता है। फीडबैक एक्ट एज अ बेस टू एस्टैब्लिश नेक्स्ट ईयर प्लान, जो अगले साल के जो आपके प्लान्स हैं उनके अंदर ये बेस की तरह काम करता है। बेस की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि इस साल जो गलतियां होगी, आपने क्या किया, आपने क्लास 12 के अंदर है, आपने क्लास 12 में कहा कि यार मुझे 95 अचीव करने, इस साल मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। आपने अपने आप को क्या किया, अपनी गलतियों को अपनी गलतियों से सुधारा, आपने क्या किया, उन्हीं गलतियों को एक बेस ही तो बनाया कि इस साल मुझे ये काम नहीं करनी, ये भी तो एक बेस होता है, आपने बेस बनाया। फीडबैक रिपोर्ट एक्ट एज अ बेस टू एस्टैब्लिश नेक्स्ट ईयर प्लान, इट कंसिस्ट ऑफ रीजंस ऑफ डेविएशन एंड करेक्टिव मेजर्स अडॉप्टेड टू करेक्ट द सिचुएशन। इसके अंदर ये भी चीज आ जाती है कि बहुत गलती हुई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे गलती का सुधार कैसे किया, और उस गलती का अंदर जो आपने सुधार किया, हाँ उसे ब्रिंग ऑन, हम उसे ट्रैक पे कैसे लेके आए, सारी चीजें लिखी होती है, ताकि हम अगले साल में अगर कोई नया मैनेजर भी आता है उसे भी पता चल जाए अच्छा इस कंपनी के एम्प्लॉयज किस तरीके के, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये तो था आपके पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ हम चैप्टर की भी समाप्ति करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैन बन रहा हूं ट्रबल माता पिता भारत माता, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 407 सब्सक्राइबर, 410 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आप प्लीज अचीव करवा दीजिएगा। टिल देन जय हिंद गाइस।